चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं डिविडेंड चैप्टर को। एक चीज मैं क्लियर कर दूं इसके लिए, इस चैप्टर की जो नॉर्मल वेटेज रहती है किसी भी कोर्स में वो 8 to 10 मार्क्स रहती ही है, 8 to 10 मार्क्स रहती ही रहती है। और इस चैप्टर में से जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो केस स्टडीज आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता। 90% चांस है कि इस चैप्टर में से केस स्टडी आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। और तुम लोगों ने देखा होगा मेरी बुक में पीछे केस स्टडीज डली हुई है, इस चैप्टर की जितनी भी आई आज तक सब डली हुई हैं, जिस तरीके की केस स्टडीज आती हैं। डिविडेंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ कि डिविडेंड होता क्या है। तुमसे अगर कोई पूछे डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड एक ऐसा प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि उनको एक रिवॉर्ड मिले हमारी कंपनी में, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा जब पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। और वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में मिलता है, उसको डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। अच्छा, खाली डिविडेंड एक रिवॉर्ड है, कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बोनस इशू मिलेगा फ्यूचर में, है ना, राइट टू वोट मिलेगा, है ना, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग होगी तो वहां पे शाही पनीर भी खा के आएगा, है ना, बहुत सारे फायदे तो वो तो है ही है, प्लस डिविडेंड एक अलग से है। अच्छा एक चीज समझो, डिविडेंड आपको पता है शेयर होल्डर्स को मिलता है और इंटरेस्ट आपको पता है डिवेंचर होल्डर्स को मिलता है। और आपको पता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, शेयर होल्डर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर एंड एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट। अच्छा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसे हम प्रेफरेंस बोलते ही क्यों है, क्योंकि उसको दो चीजों की प्रेफरेंस मिलती है, एक तो डिविडेंड की और दूसरा रीपेमेंट की। कि एक तो उसको डिविडेंड हमेशा इक्विटी वालों से पहले मिलेगा और दूसरा अगर कल को कंपनी वाइंड अप में जाती है तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस वालों को मिलेगी, बाद में किसको मिलेगी, इक्विटी वालों को मिलेगी। अच्छा, जो तुम डिविडेंड बांटते हो क्या ये कंपनी की ऑब्लिगेशन होती है कि देना ही देना है? अगर देखो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है तो ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अगर उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कि हम इस साल देंगे और उसके बाद नहीं दे रही कि सॉरी हमने तो गलती से बोल दिया था, तो उसके बाद देना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद वो कंपनी के अगेंस्ट डेट बन जाता है, उसके बाद वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, डेट अगेंस्ट द कंपनी बन जाता है। आप लोगों को बात पता है। अब इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड देना इक्विटी वालों को तो मैंडेटरी नहीं होता, तो क्या प्रेफरेंस वालों को देना मैंडेटरी होता है? इक्विटी वालों को तो डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है ना। डिविडेंड, अच्छा एक बात बताओ ना, लॉजिकली सोच लो यार, डिविडेंड किसका हिस्सा, प्रॉफिट का? प्रॉफिट ही नहीं हो रहा कंपनी में, कंपनी कह रहे हमारे प्रॉफिट ही नहीं है, हम प्रूव कर देते हैं तो हम लॉस में जी रहे हैं, क्या डिविडेंड देना है? इक्विटी को तो नहीं देना, क्या प्रेफरेंस को देना है? आप लोगों को पता होगा कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 47, कंपनी लॉ में एक सेक्शन कौन सा है, 47। ये सेक्शन ये बोलता है कि नॉर्मली शेयर होल्डर को डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये प्रेफरेंस वालों के लिए बात करता है मेनली, कि अगर आपने प्रेफरेंस वालों को 2 इयर्स तक डिविडेंड नहीं दिया कंटिन्यूअसली, कितने साल तक, 2 इयर्स तक डिविडेंड नहीं दिया, तो हम मान लेंगे कि प्रेफरेंस वालों का राइट इफेक्ट हो गया। मैं अभी भी वो ये नहीं कह रहा कि प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो कह रहा है कि प्रेफरेंस वालों का राइट इफेक्ट मान लिया जाएगा, राइट। अच्छा एक बात बताओ, प्रेफरेंस वालों को वैसे बेचारों को, गरीबों को वोटिंग राइट तो मिलती नहीं है ना, वो तो बेचारे आई किस लिए, कंपनी में मेन पैसे ही खाने आए डिविडेंड लेने, और तुम उसका वो भी मार लो, 2 साल से मार रखा तुमने उसका पैसा। अच्छा, तीसरे साल जैसे ही 47 लग जाए, तीसरे साल क्या हो जाएगा, 47 अट्रैक्ट कर जाएगा, और वो क्या बोलता है कि नॉर्मली डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस वालों को 2 साल तक नहीं देते तो हम प्रेफरेंस वालों का राइट इफेक्ट मान लेंगे, उसके बाद वो अपनी मीटिंग बुलवाकर आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते तो इंसान ही है? अच्छा, जब वो अपनी मीटिंग बुलवाएंगे तो क्या कंपनी उनको समझाएगी अगर जेन्युइन रीजन कि हम क्यों नहीं दे पा रहे, हमारी कंपनी क्यों लॉस सफर कर रही है, क्या प्रेफरेंस वाले मान जाते होंगे? मान जाते होंगे, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 के बाद डिविडेंड देना ही देना है, 2 साल के बाद मीटिंग होती है, मीटिंग बुलवाने के बाद उनको समझाया जाता है, अगर वो मान जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं मानते तो जो आपको एक्शन लेना है एनसीएलटी में जाकर ले लो। अच्छा, एनसीएलटी में भी फिर होगा क्या, कंपनी हाथ खड़ा कर देगी कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम जान के, अपने आप जान के थोड़ी ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, एक होता है कंपनी जान के नहीं दे रही, ह्यूज प्रॉफिट्स पड़े हैं, सारा पैसा एक्यूमुलेट करी जा रही है, रिटेन अर्निंग करी जा रही है, तब तो एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी एक्चुअल में लॉस सफर कर रही है और इस वजह से नहीं दे रही, तो क्या वो जेन्युइन रीजन है? तो कंपनी बच जाती है, एनसीएलटी में भी जाके भी क्या ही होगा, कंपनी बच जाएगी। क्योंकि कुछ ना सनकी लोग होते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर जान के सनकी होते हैं, कंपनी को कोर्ट तक ले जाते हैं, लेकिन होना तो वहां पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, कब हो सकता है? अगर कंपनी रिटेन अर्निंग्स बहुत ज्यादा कर रही है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन स्टिल नहीं दे रही। गर्मी लग रही है यार, ठीक है ना, ठंड तो लग रही है उधर वालों को, लग रही है,
बाद में लगती है? अच्छा अभी नहीं लग रही, चल जब बाद में लगेगी ना तो आगे आ जाइयो, ठीक है। अच्छा तो ये बात समझ आती है भाई? हाँ तो हाँ, इसका मतलब प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना मैंडेटरी नहीं है। अच्छा डिविडेंड जो दिया जाता है क्या वो डायरेक्टली जो प्रॉफिट हुआ सीधा दे देते हैं या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होता है? वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होता है। अगर आपको पता हो तो मैंने एक चीज सिखाई होगी आप लोगों को, सबसे पहले कंपनी में होता है रिवेन्यू, मतलब टोटल कलेक्शन, जो कंपनी के अंदर जितना भी उनका टर्नओवर हुआ। अच्छा रिवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क पता है ना? मान लो अगर मैंने कोई 10 रुपए की चीज बेची तो वो मेरा रिवेन्यू है, उसमें मेरा मार्जिन जो था वो 2 रुपए का था, वो मेरा क्या है? प्रॉफिट है। तो ये मान लो हमारा रिवेन्यू हुआ 100 करोड़ रुपए का, मान लो हमारा रिवेन्यू हुआ कितने का? 100 करोड़ का। तो इसमें से माइनस होते हैं कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस होते हैं? कंपनी को चलाने के कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मान लेते हैं हमारे कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 20 करोड़ के, तो अब हमारा निकल के आया 80 करोड़ रुपीस। दिस इज पीबीडीटी। क्या है ये? पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ठीक है जी। इसमें से आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन। अच्छा डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एक्सपेंस बट इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। और आपको पता होगा इनकम टैक्स में सेक्शन 32 में इसको क्या मिलता है? पीजीबीपी के अंदर एग्जम्पशन है ना, एज एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो। डेप्रिसिएशन एज एक्सपेंस क्लेम करते हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माना जाता है नॉन कैश। तो ये मान लेते हैं डेप्रिसिएशन 10 करोड़ रुपए का है। तो अब जो निकल के आया ये आपका निकल के आया पीबीटी 70 करोड़ रुपए का, राइट। अच्छा 70 करोड़ का पीबीटी निकल गया, माइनस कर देते हैं टैक्स। टैक्स कर देते हैं एट द रेट 30%, ले लेते हैं सिंपल राउंड ऑफ करके, टैक्स कर देते हैं एट द रेट 30%। तो 7 या 21, तो 21 करोड़ रुपए इसमें से गए। तो ये निकल के आ गया आपका जो अमाउंट, कितना निकल के आया? 49 करोड़। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन अब इसमें समझने वाली चीज क्या है? ये आपका प्रॉफिट है, इसमें से आप माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। मान लेते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड 9 करोड़ रुपए का है, तो अब कितना बचा? 40 करोड़ रुपए। ये जो बचा दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस तरीके से मोटा मोटा कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है जी, बात समझ आई कहानी? कैसे कैसे क्या क्या माइनस करेंगे? हाँ भाई ठीक है, हटा दू ये, लिखना तो नहीं? ठीक है चलो। अच्छा ये हो गया। अब हमने समझा डिविडेंड देते कैसे हैं। अब आती है जी बात, डिविडेंड कितने तरीके के होते हैं। अच्छा इस चैप्टर में जो हम सेक्शंस पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे सेक्शन 123 से लेकर 127 तक। ठीक है जी, सिंपल। तो मोटा मोटा कितने सेक्शंस हैं? 5 होगा ना, 123, 124, 125, 126, 127। 5 सेक्शनों के अंदर चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करूं, तो हम डिविडेंड के बारे में बात करें तो जी लॉ कहता है 2 तरीके के डिविडेंड होते हैं। 2 तरीके के डिविडेंड होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एंड एक होता है फाइनल डिविडेंड। एक इंटरिम, दूसरा फाइनल। अच्छा इंटरिम और फाइनल में फर्क बताता हूं क्या है। देखो नॉर्मली जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, अच्छा जब नॉर्मली कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, 1 साल में प्रॉफिट कमाती है, उसका डिविडेंड अगले साल देती है, ऐसा ही होता है ना। अच्छा 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। उस साल कंपनी ने जो भी प्रॉफिट वगैरह कमाए, अब जो प्रॉफिट कमाए क्या उसी साल बांट देती है। नॉर्मली ये पहले फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद अकाउंट्स रेडी किए जाते हैं, उसके बाद आपको पता है अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा उसके बाद देखा जाएगा कि अब डिविडेंड क्या देना है, कैसे करना है। इसलिए आपको पता है कि डिविडेंड एजीएम में दिया जाता है। कहां दिया जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग में दिया जाता है। और आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में। एजीएम कब होती है? फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने में। इसका मतलब अगर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का साल है, 22-23, तो 22-23 में कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका डिविडेंड 23-24 में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? आपको समझ आती है बात कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का साल है। अब वो साल क्लोज हो गया 31 मार्च को, इसके 6 महीने में एजीएम होगी। तो 6 महीने में एजीएम कब होगा? 30 सितंबर 2023 ड्यू डेट हो गई। अच्छा 30 सितंबर 2023 कौन से साल में फॉल कर रही है? 23-24 में। 23-24 में। इसका मतलब 22-23 का डिविडेंड 23-24 में दिया जाता है, 23-24 का डिविडेंड 24-25 में दिया जाता है। ऐसे उस साल का डिविडेंड अगले साल में दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और ये कहां दिया जाता है? एजीएम में। इसे फाइनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर अकाउंट्स बन चुके हैं, फाइनल सब रेडी होने के बाद दिया जा रहा है।
एक होता है इंटरिम डिविडेंड। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून का 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर का दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर का तीसरा क्वार्टर और अगले साल की जनवरी से मार्च तक का चौथा क्वार्टर। अच्छा, ये 4 क्वार्टर होते हैं। मान लो कंपनी को 2 क्वार्टर ही हुए हैं अभी, और 2 क्वार्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ गई, मतलब अनएक्सपेक्टेड, आज तक कभी इन्होंने जिंदगी में इतनी सोची भी नहीं थी कैसी आएगी। डायरेक्टर इतने खुश हो गए कि अभी बांटेंगे पैसा अपने शेयर होल्डर्स को, ये खुशी हम शेयर होल्डर के साथ भी बांटेंगे। साल के बीच में ही डिविडेंड दे रहे हैं, ऐसे डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। कि साल क्लोज होने से पहले ही हम क्या दे रहे हैं? इंटरिम डिविडेंड। तो अगर साल क्लोज होने से पहले ही, फाइनल अकाउंट सेटल होने से पहले ही अगर हम बीच में ही साल के डिविडेंड देते हैं, ऐसे डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? इंटरिम। साल खत्म होने के बाद एजीएम पे जब डिविडेंड देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। ये बात समझ आती है? अच्छा, इंटरिम डिविडेंड को हम 2 एजीएम के बीच का डिविडेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड को 2 एजीएम के बीच का डिविडेंड बोलते हैं। जैसे समझना, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मान लो 22-23 साल है, मान लो 23-24 साल है। अच्छा, 22-23 साल का मतलब है कि ये साल 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का होगा, राइट? अच्छा, ये साल की जो भी परफॉर्मेंस हुई तो आपको पता है वो एजीएम में डिविडेंड दिया जाएगा इस साल का। अच्छा, इस साल की एजीएम कब होगी? फाइनेंशियल ईयर यहां क्लोज हो रहा है, इसके विद इन 6 मंथ्स में। अच्छा, इसके विद इन 6 मंथ्स में कंपनी की क्या होगी? एजीएम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 30 सितंबर 2023। ये क्या हो गई? कंपनी की ड्यू डेट ऑफ एजीएम, ड्यू डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने में। अच्छा, यहां जो डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है, यहां पे तो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, कौन सा डिविडेंड है? फाइनल। जो एजीएम के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होता है कौन सा होता है? फाइनल। अच्छा, ये जो फाइनल डिविडेंड है, ये तो फाइनल वाला क्यों फाइनल बोल रहे हैं? क्योंकि ये इस साल में जो भी परफॉर्मेंस हुई थी उसके बेस पे दिया जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज समझना, अगला साल कौन सा है? 23-24। अच्छा, 23-24 की जो एजीएम है वो यहां से एक तो मैं इरेजर चेंज कैसे हो जाती है, स्ट्रोक। 23-24 की जो एजीएम है ये हो गई आपकी 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024। अच्छा, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो देखो 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का साल था 22-23 का। फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने में डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब 30 सितंबर 2023 को दे रहे हैं। तो 30 सितंबर 2023 22-23 में थोड़ी फॉल कर रहा है, तो पहले कहां फॉल कर रहा है? 23-24 में। इसका मतलब 22-23 का डिविडेंड कहां दिया जा रहा है? 23-24 में। और 23-24 का जो साल है 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का, इसका डिविडेंड यहां से विद इन 6 मंथ्स में दिया जाएगा एजीएम में। इसका डिविडेंड यहां से विद इन 6 मंथ्स में दिया जाएगा, कहां पे? एजीएम पे। तो यहां की ड्यू डेट क्या हो गई? 30 सितंबर 2024। अच्छा, 2024 कहां पड़ रहा होगा? 30 सितंबर 2024, 24-25 में। तो इसका मतलब 23-24 का डिविडेंड कहां दिया जा रहा है? 24-25 में। तो ये हो गई ड्यू डेट ऑफ एजीएम। ये भी क्या है? ड्यू डेट ऑफ एजीएम इस साल की। यहां पे भी क्या दिया जाएगा? फाइनल डिविडेंड दिया जाएगा, इस साल का फाइनल डिविडेंड। लेकिन अब मान लो हुआ क्या, ये कंपनी, मान लेते हैं हुआ क्या, ये जो 22-23 का साल है, मान लो इसके बाद जब नया साल स्टार्ट हुआ 23-24, तो इस साल के अंदर पहला क्वार्टर जो क्लोज हुआ अप्रैल मई जून, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई और कंपनी डिसाइड कर रही है, तो ये वाला जो क्वार्टर चल रहा होगा ये अप्रैल से लेकर जो जून तक का क्वार्टर था इस साल का, कंपनी डिसाइड कर रही है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी गई है, तो मैं 5 जुलाई 2023 को क्या दे देती हूं? इंटरिम डिविडेंड दे देती हूं। क्या दे देती हूं? इंटरिम डिविडेंड। किसके बेस पे दे रही है? इससे पहले वाले क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बेस पे। और ये पैसा फ्री रिजर्व से नहीं निकाला जाएगा। एक चीज याद रखना, जो फाइनल डिविडेंड का पैसा होता है फ्री रिजर्व से भी निकाल सकते हो, है ना, पीएनएल के क्रेडिट से भी निकाल सकते हो, लेकिन इंटरिम डिविडेंड का पैसा हमेशा पीएनएल से निकाला जाता है, फ्री रिजर्व से नहीं निकाला। अच्छा, फ्री रिजर्व का क्या? जो रिजर्व क्या होती है? गुल्लक। यार, गुल्लक को कब छेड़ोगे? जब जरूरत है। इंटरिम डिविडेंड तुम अपनी खुशी से दे रहे हो ना, बहुत ज्यादा सरप्लस है, सरप्लस है तो प्रॉफिट में से तो रिजर्व्स को क्या छेड़ रहे हो? बात समझ आती है? इसका इंटरिम डिविडेंड कभी भी रिजर्व से डिक्लेयर नहीं होता, हमेशा कहां से डिक्लेयर होता है? प्रॉफिट से। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है वो रिजर्व से भी डिक्लेयर हो सकता है और प्रॉफिट से भी डिक्लेयर हो सकता है, आपकी चॉइस है। ये बात समझ आती है ना? बता रखी है ना मैंने। अच्छा, एक चीज समझना, 5 जुलाई 2023 को कंपनी डिविडेंड दी है। अच्छा, 5 जुलाई 2023। अच्छा, एक चीज देखो, सोचने वाली चीज है कि ये अच्छा, इससे पहले भी कभी एजीएम हुई होगी। एक एजीएम तो कब हुई है? ये वाली में सब 30 सितंबर को हो रही है, एक हो रही है 5 जुलाई को, एक एजीएम इसके बाद हो रही है।
क्या एक एजीएम इससे भी पहले हुई होगी? 22-23 से पहले क्या 21-22 की एजीएम भी हुई होगी? वो 22-23 में हुई होगी। अच्छा, ये वाली एजीएम हो गई, इसके बीच में एक डिविडेंड कौन सा आ गया? 5 जुलाई 2023 वाला। उसके बाद ये इंटरिम वाला डिविडेंड है, और उसके बाद बीच में एक एजीएम कौन सी हो रही है? 30 सितंबर 2023 को। एक एजीएम कब हो रही होगी? यहां पे 30 सितंबर 2022 को हो रही होगी। वो किस साल की हो रही होगी? 21-22 की। एक एजीएम कौन सी हो रही है? 22-23 की। वो कब हो रही है? 30 सितंबर 2023 को। और एक एजीएम कौन सी हो रही है? 23-24 की। वो कब हो रही है? 30 सितंबर 2024 को। अच्छा देखिए, देखो, एक ये एजीएम हुई, इस एजीएम के बाद ये एजीएम दूसरी कब हो रही है? 30 सितंबर 2023 को। लेकिन इसके बीच में एक डिविडेंड डिक्लेयर हो गया 5 जुलाई 2023 को। तो मैं कह सकता हूं कि दो एजीएम के बीच में एक डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, इंटरिम वाला, दो एजीएम के बीच में। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? दो एजीएम के बीच का डिविडेंड। अच्छा, एक बात, सिंपल सा लॉजिक है ना यार, ऐसे इसको यहां से मत देखो कैलकुलेशनों से, अगर यहां से कंफ्यूजन हो रही, सिंपल ऐसे सोच लो। फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद 6 महीने में डिविडेंड देना है। वो अब जो डिविडेंड देंगे फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद 6 महीने बाद, वो तो एजीएम में देंगे। साल के बीच में दे दिया डिविडेंड, इसी साल के बीच में, क्या वो इंटरिम है? अच्छा, इससे पहले एक एजीएम हो चुकी होगी पिछले वाले साल की, एक एजीएम आगे वाली होने वाली है, तो दो एजीएम के बीच का डिविडेंड क्या था? इंटरिम डिविडेंड। ऐसे समझ लो, सिंपल है ना? ठीक है जी। ये तो हो गई बात जी डिविडेंड की, कि डिविडेंड देते कब है? तो साल के बीच में देते हैं। और डिविडेंड कैसे देते हैं? क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बेस पे देते हैं। यहां पे समझने वाली चीज है, यहां पे लिखो, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BODs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, by passing board resolution in board meeting, by passing board resolution in board meeting, और final dividend is recommended by board of directors, final dividend is recommended by board of directors, BODs in board meeting, and approved by shareholders in AGM, annual general meeting। दो बातें हुई, इंटरिम डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं बोर्ड मीटिंग में सीधा, मतलब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए शेयर होल्डर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाइनल डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं कि भाई हमारे हिसाब से इतना डिविडेंड देना चाहिए, और अल्टीमेटली उसको अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। कहां पे? एजीएम में। इसका इंटरिम डिविडेंड के केस में खाली बीआर पास होता है बोर्ड मीटिंग में, काम खत्म। लेकिन फाइनल डिविडेंड के केस में पहले बोर्ड मीटिंग होती है, वहां पे बीआर पास होता होगा, वहां से डायरेक्टर्स की क्या ली जाती होगी? रेकमेंडेशन। देन उस रेकमेंडेशन को कहां भेजा जाता होगा? एजीएम के अंदर। और देन फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं? शेयर होल्डर्स, बाय पासिंग ओआर, बाय पासिंग ओआर। इसका मतलब फाइनल डिविडेंड के केस में दो रेजोल्यूशन पास होते हैं, बीआर प्लस ओआर। पहले बोर्ड मीटिंग होती होगी, वहां बीआर पास होता होगा, वहां रेकमेंडेशन होती होगी, और फिर जनरल मीटिंग होती होगी, वहां पे ओआर पास होता होगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है? अप्रूवल। वहां पे क्या होता है? अप्रूवल। और इंटरिम में ऐसा कोई क्लेश ही नहीं है, वहां पे सीधा क्या होती है? एक ही बोर्ड मीटिंग होती है, उसी में क्या देते हैं? अप्रूवल, कहानी खत्म। तो इसका इंटरिम डिविडेंड क्या, मैंने क्या लिखा है? डिक्लेयर्ड। और फाइनल डिविडेंड पहले क्या होता है? रेकमेंड, देन फिर अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। तो इंटरिम डिविडेंड रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बोर्ड मीटिंग, फाइनल डिविडेंड अप्रूव बाय, रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। देते ही नहीं है कोई। एक बात बता, शेयर होल्डर कहेंगे इंटरिम एक करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा। अगर 2 क्वार्टर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले बोर्ड मीटिंग, अच्छा कोई भी कंपनी, एक बंदा होता है, तुमने उसको एक बार में 2 लाख रुपए दे दिए और तुमने उसको वो जता दिया कि भाई देख तक मैंने 2 लाख रुपए दिए। अच्छा, एक बंदे को तुम्हारे से उम्मीद ही नहीं थी और तुमने उसको 1 लाख पहले दिए, 1 लाख बाद में दिए उसको उम्मीद, अच्छा तुम उसे पहले 1 लाख दे दिया, उसके 2 महीने बाद उसे दोबारा 1 लाख रुपए देगी, उसको उम्मीद नहीं थी दोबारा देगी, क्या उसको ज्यादा खुशी होगी कि यार एक पहले तो उसको लगा था कितना, खाली कितना मिलेगा? 1 मिल गया 2। अगर तो उसे एक ही बार 2 देके निपटा देगी तो कंपनी ऐसा करती नहीं है मेंटल इंपैक्ट देने के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। करना चाहो तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोई करता नहीं है ऐसा। कंपनियां करती क्या है? एक ही बार में देती हैं एजीएम के अंदर, मतलब एजीएम में अलग और बोर्ड मीटिंग का अलग, इंटरिम का नहीं। नहीं, सिर्फ बीआर पास करेगी उसके लिए, और इसके वापस प्रोसेस तो सारा सेम ही चलेगा। यहां देना चाहो दे दो यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ भाई, कहानी समझ आई? ये क्लियर है? तो इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग बीआर, और फाइनल डिविडेंड रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट अप्रूव्ड बाय
शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ओआर। ये बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, ये डिविडेंड की कहानी समझ हो गई जी, हमारे को डिविडेंड देता कौन है और कैसे कैसे दिया जाता है, और इंटरिम डिविडेंड को इंटरिम क्यों बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया फाइनल वाला, तो क्या वो रिवोक हो सकता है? रिवोक का मतलब होता है कैंसल, कैंसल हो सकता है। मान लो कंपनी ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम तुम्हारे को डिविडेंड देंगे फाइनल वाला, और उसके बाद में 2 दिन बाद कह रहे नहीं नहीं सॉरी नहीं दे रहे, हमारा मन नहीं है, क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। एक बार बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया जनरल मीटिंग में, तो देना ही पड़ेगा, वो रिवोक नहीं हो सकता। किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी? फाइनल डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूं। वंस डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी। फाइनल डिविडेंड एक बार डिक्लेयर हो गया तो वो रिवोक नहीं हो सकता। ये तो हो गई फाइनल डिविडेंड की बात। क्या इंटायरिम रिवोक हो सकता है? गवारो, मैंने बताया था कि पुराने वाले कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 में इंटायरिम डिविडेंड को अलग प्रोविजन थे, फाइनल के अलग थे। तो इसलिए पुराने वाले कंपनी एक्ट में इंटायरिम डिविडेंड एक बार डिक्लेयर होता था तो रिवोक हो सकता था पुराने वाले कंपनी एक्ट के अंदर, क्योंकि वहां पे वो फाइनल डिविडेंड के अंदर फॉल नहीं करता था। नए वाले कंपनी एक्ट में तो जो डिविडेंड की डेफिनेशन है ना, कहां गई? देखो, SS3 डिफाइंस फाइनल डिविडेंड हैज टू मीन द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। इसमें एक लाइन थी, ये डिविडेंड की डेफिनेशन कहां है यार? मैंने हटा दी क्या, यहां से गायब कर दी क्या? वो मेरे रेगुलर नोट्स में तो होती है, यहां से लग रहा मैंने गायब कर दी है। रुको ना, छोड़ो, मिनिस्ट्री की साइड से दिखाया था। ये लो, नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर डिविडेंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, डिविडेंड की डेफिनेशन सीधा एमसीए की साइड पे जाते हैं, यहां तो दिमाग खराब। लो भाई, देखो पहले डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ो। कंपनीज एक्ट 2013, क्या है ये? कोरिजेंडम। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट की PDF, ये आ गया जी आपका कंपनीज एक्ट 2013 खुल गया। देखो भाई, सेक्शन 2 में चलते हैं। चलो भाई, सेक्शन 2 आ गया, ये रहा। अब यहां पे ABCD CCCD DD, ये रहा। हाँ भाई, डिविडेंड की डेफिनेशन नए कंपनी लॉ में क्या है? डिविडेंड इंक्लूड्स, अच्छा इंक्लूड्स है मीन्स है? इंक्लूड्स है। अच्छा, डिविडेंड इंक्लूड्स क्यों लिखा? क्योंकि अगर मीन्स लिख देता डिविडेंड का मतलब इंटरिम डिविडेंड होता है। क्या डिविडेंड में फाइनल भी आता है? तो इसका ऐसा मतलब है कि फाइनल डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका इंटरिम डिविडेंड किसका पार्ट है? फाइनल डिविडेंड का ही पार्ट है। इसका मतलब यह कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मोटा मोटा जो सारे प्रोविजन किसके थे फाइनल डिविडेंड के, वो सारे किसके ऊपर लगेंगे? इंटरिम पे भी लगेंगे। नए वाले कंपनी एक्ट में तो इंटरिम डिविडेंड को बच्चा ही किसका बोल दिया है? फाइनल डिविडेंड का पार्ट है। तो इसलिए एज पर न्यू कंपनीज एक्ट 2013, वंस इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड इट आल्सो कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो बेइज्जती बाहर जाके नहीं करानी है, ना फाइनल रिवोक हो सकता है ना इंटरिम। पुराने वाले कंपनी एक्ट में इंटरिम रिवोक हो सकता था। कईयों के स्टडी मैट में गलत दिया हुआ है, कई इंस्टीट्यूट के। CS इंस्टीट्यूट में तो अब ठीक कर दिया। CMA इंस्टीट्यूट के अंदर फाइनल के स्टडी मैट में लिखा हुआ है
लिखा हुआ था उन लोगों ने इट कैन बी रिवोक्ड, क्योंकि पुराने वाले कंपनी ने तो कॉपी मार लिया होगा, लेकिन रिवोक नहीं हो सकता। तो यहां पे क्या लिखोगे? तो ये तो फाइनल की बात है। इंटरिम डिविडेंड के लिए, अच्छा क्योंकि इंटरिम डिविडेंड तो देते ही कौन है, डिक्लेयर ही कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सीधा शेयर होल्डर का अप्रूवल तो लेना नहीं होता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर करा, बाद में वही कह रहे हैं हमारा मूड नहीं है, क्या ऐसा कह सकते हैं? एक बार बीआर पास होकर देना पड़ेगा। तो इंटरिम डिविडेंड के अंदर भी लिख लो, वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, कैंसल नहीं हो सकता। ले देखिए फाइनल हो या इंटरिम हो, क्या रिवोक हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज और, लॉ कहता है आप जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, इंटरिम या फाइनल, आपको डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाना है। अच्छा डिविडेंड मैं ऊपर लिख देता हूं, डिविडेंड इंटरिम हो या फाइनल उससे फर्क नहीं पड़ रहा, डेट सेम ही है। इंटरिम हो या फाइनल हो, डेट सेम ही है। मान लो डिविडेंड, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा 30 सितंबर 2022 को। मैं कंफ्यूज मत हो ना, इंटरिम भी हो सकता, फाइनल भी हो सकता, मैं तो एक डेट ले रहा हूं ऐसे ही हेडिंग करके, ऐसा नहीं कि एजीएम में दोनों हो गए। मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। मान लो 30 सितंबर 2022 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो क्या डेट हो गई? ये डिविडेंड डिक्लेयर की क्या हो गई? डेट हो गई। यहां से विद इन 5 डेज के अंदर, यहां से विद इन 5 डेज के अंदर कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाना पड़ेगा ये पैसा। मतलब ये पैसा कंपनी के करंट अकाउंट में नहीं रखा जाएगा, कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाएगी डिविडेंड की पेमेंट के लिए, वहां ये सारा पैसा रखा जाएगा। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं कि शेयर होल्डर के अकाउंट में डलवाना है पैसा? नहीं, सेपरेट बैंक अकाउंट में भी रखवा देना है अलग से। अच्छा, और वो कहता है, लॉ कहता है कि डिक्लेयर होने के ही 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर को डिस्पैच हो जाना चाहिए। डिक्लेयर होने के विद इन 30 डेज में किसको पास चला जाना चाहिए? विद इन 30 डेज में शेयर होल्डर को डिविडेंड चला जाना चाहिए। शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए? डिस्पैच हो जाना चाहिए। अच्छा समझने वाली चीज ये है कि जो 30 दिन कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी डिविडेंड डिक्लेयर होने से कर रहे हैं, और जो 5 दिन कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी डिविडेंड डिक्लेयर होने से कर रहे हैं। कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, और डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन में शेयर होल्डर के पास पहुंचवाना है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 5 + 25 हो गए, 5 + 25 30 की बाइफर्केशन हो गई ना, कि पहले 5 दिन में क्या करना है? सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाना है, अगले 25 दिन के अंदर क्या करवाना है? शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है। ऐसा कह सकते हैं। टोटल टाइम पीरियड कितना है? 30 दिन। तो ये 5 + 30 नहीं है, 5 + 25 है, टोटल 30 है, क्योंकि वो 5 दिन में डिविडेंड डिक्लेयर होने से ले रहे हैं इधर से ही, और 30 दिन भी कहां से ले रहे हैं? डिविडेंड डिक्लेयर होने से ही ले रहे हैं। दोनों डेट सेम है, दोनों जगह कैलकुलेशन कहां से हो रही है? वहां से। तो पहले 5 दिन में क्या करेंगे? सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाएंगे, और डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन में ही शेयर होल्डर पे पहुंचवाना। तो पहले 5 दिन वहां लग गए हमारे, तो अगले 25 दिन को हम क्या करेंगे? अब शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करवाएंगे। बात समझ आ गई? तो 5 + 25, 30 की बाइफर्केशन क्या है? 5 + 25। समझ आ गई कहानी? दे सकते हैं। टोटल टाइम पीरियड 30 है। मान ले तूने अगले दिन ही डाल दिया, तेरे शेयर होल्डर कम है, तो दूसरे दिन भेज दे सारे शेयर होल्डर। ना पहले सेपरेट में जाएगा ना, सेपरेट में तो जाना ही है, तो एक दिन में सेपरेट में डाल दे, उसके बाद वहां से शेयर होल्डर में ट्रांसफर करवा दे, है ना? ठीक है जी, सिंपल। आगे बढ़े। अब इसको बुक से पढ़ना शुरू करो। अच्छा इसको स्टार्ट करने से पहले ना यहां से मैं लास्ट में एक डिफरेंस शायद मैंने डाल रखा है इसके अंदर, डिफरेंस नहीं है, नहीं हटा दिया मैंने, यहां से रेगुलर वाली बुक में डाल रखा है ना, लास्ट में कंपैरिजन टेबल है ना। चलो मगर मोटा मोटा बात समझ आ गई ना सारी यहीं पे। अब इसको बुक से पढ़ो। बुक में चैप्टर के लास्ट में कंपैरिजन टेबल है ना? तुम्हारे तो डाल रखी है वहां पे मैंने। हाँ चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ये तो मैराथन है ना, मगर वैसे समझा दिया मैंने, सारे डिफरेंस समझ आ गए ना मोटे मोटे। चलो अब पढ़ना शुरू करो। डिविडेंड क्या है, सीधे यहां से पढ़ो। डिविडेंड इज, पहले फाइनल डिविडेंड के बारे में पढ़ रहे हैं। डिविडेंड इज सेड टू बी फाइनल डिविडेंड इफ इट इज डिक्लेयर्ड एट द एजीएम। जनरल मीटिंग नहीं बोल रहा, एजीएम बोल रहा है। फाइनल डिविडेंड कभी भी ईजीएम पे डिक्लेयर नहीं होता, एजीएम पे डिक्लेयर होता है। लेकिन क्या इसके एक्सेप्शंस हैं? हमने पढ़ा था जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में, हमने पढ़ी थी एक चीज कि अगर किसी रीजन की वजह से एजीएम पे डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं तो ईजीएम पे दे सकते हैं, बट इट विल बी ट्रीटेड एज स्पेशल बिजनेस। वो स्पेशल बिजनेस माना जाएगा और नोटिस के साथ एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, वो एक्सेप्शन है। लेकिन नॉर्मली फाइनल डिविडेंड कहां दिया जाता है?
एजीएम पे दिया जाता है। नीचे एक और चीज, फाइनल डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड बिकम्स अ डेट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी, यही बताई थी मैंने, एक बार वो दे दे के कंपनी के लिए कर्जा है वो चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। नीचे फाइनल डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली इफ इट इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा रेकमेंडेड है, अप्रूव्ड नहीं है, क्या है? तो फाइनल डिविडेंड को रेकमेंड कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डिविडेंड कह रहा है जब भी आप दोगे तो आप बोर्ड रिपोर्ट में बताओगे कि आपने इस साल कितना, अच्छा हर साल के एक बोर्ड रिपोर्ट बनती होगी, डायरेक्टर रिपोर्ट आपको हर साल से बैलेंस शीट वगैरह बनती है, हर साल एक बोर्ड रिपोर्ट बनती है कि पूरे डायरेक्टर्स ने क्या क्या पूरे साल में करा और आगे उनके क्या क्या प्लान है उसके बारे में वो बातें डालते हैं उसके अंदर। क्या उसमें बताया जाएगा कि इस साल कितना डिविडेंड देने की प्लानिंग हुई थी, सारी क्या क्या बातें हुई थी, वो सब। और नीचे क्या लिख रहा है? SS3 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 3 क्या बोलता है? डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर्ड बाय द मेंबर्स इन द एजीएम। आ गई ना बात? रेकमेंड कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बाय पासिंग BR, और डिक्लेयर का मतलब अप्रूव कर रहे हैं कौन? शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो यहां पे डिक्लेयर का मतलब है डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स, डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन OR, OR। ठीक है जी, सिंपल। अब आते हैं, फाइनल खत्म हो गया, अब इंटरिम के बारे में पढ़ते हैं। इंटरिम डिविडेंड क्या है? इंटरिम डिविडेंड इज सेट टू बी एन इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड इज सेट टू बी एन इंटरिम डिविडेंड इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 AGM ऑफ अ कंपनी। क्या ही बोल रहे थे हम? 2 AGM के बीच में। अच्छा एक AGM इस साल हो गई, एक AGM भी अगले साल की होगी, और साल के बीच में हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है, तो उस प्रॉफिट के बेस पे हम डिविडेंड दे रहे हो, हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और कह रहा है ऑल द प्रोविजंस, ये लाइन पढ़ना, रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शैल बी एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो। हाँ, ऑल द प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एप्लीकेबल टू इंटरिम डिविडेंड का मतलब है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का मतलब ये वाला कौन सा डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है। मतलब जो फाइनल डिविडेंड के प्रोविजंस हैं वो सारे किस पे लगेंगे? पेमेंट के इंटरिम पे भी लगेंगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकली कि 5 दिन में इसको भी डालना है सेपरेट बैंक अकाउंट में, अगले 25 दिन में डिस्पैच करना है, ये भी एक बार डिक्लेयर होगा तो क्या माना जाएगा? डेट माना जाएगा। हाँ भाई ठीक, आगे बढ़ो। अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा इसको समझना, सेक्शन क्या है? 123 और स्टार्ट हो रहा है 51 से, कंफ्यूज मत हो जाना। 51 क्या बोल रहा है कि डिविडेंड आप कब दे पाओगे? इसमें एक लाइन लिखी है, सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय AOA पे डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अपॉन ईच शेयर। अच्छा एक बंदे के मान लो फुल्ली पेड अप शेयर है, अगर मान लो कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है, और मान लो किसी बंदे ने 100 रुपए का शेयर है और कंपनी 100 रुपए के फुल्ली पेड अप शेयर पे मान लो 10 रुपए का डिविडेंड देती है, और मान लो अगर किसी बंदे ने अपने शेयर पे 60 रुपए पे कर रखे हैं, तो उसका मतलब पार्टली पेड शेयर है, तो क्या इसका उसने 60% पे कर रखा है, तो क्या कंपनी उसके डिविडेंड को भी 10 की जगह 6 दे सकती है? 60% कर सकती है। वो कह रहा है मगर ऐसा कब कर पाएगी? अगर उसके AOA में लिखा होगा तो। इसका मतलब अगर उसने पेमेंट पूरी नहीं करी डिविडेंड की और शेयर की, तो जितना उसने शेयर पे जितना परसेंटेज पे करा है उतने ही परसेंटेज के हिसाब से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो अगर 100 रुपए का शेयर है और उसने 60 रुपए पे कर रखा है, 60% पे कर रखा है, तो अगर कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है एक शेयर पे, तो उसका डिविडेंड भी 10 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, 60% हो गया। अगर ऐसा कब होगा? अगर कहां लिखा हुआ है? AOA में पावर है तो। और नीचे क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123, एज पर सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताओ, इसका पहले जब हम प्रॉफिट वगैरह जब डिविडेंड बांटते हैं तो क्या पहले डेप्रिसिएशन वगैरह सब सेट ऑफ कर लेते हैं? अभी क्या करा था हमने थोड़ी देर पहले? हमने केस में सब कुछ माइनस करा था, डेप्रिसिएशन वगैरह सब माइनस करने के बाद जो लास्ट में प्रॉफिट आया टैक्स वैक्स देने के बाद क्या हम उसके बेस पे डिविडेंड देते हैं? यस। तो कह रहा है पहले आपको डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर लेने हैं। अच्छा देखो एक लाइन लिखी है बड़ी इंपॉर्टेंट, द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2। प्रोविजन सबसेक्शन 2 का मतलब अभी नीचे पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 123 सबसेक्शन 1। 123 में ये बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करना है, वो कहां लिखा हुआ है? 123(2) में। तो कह रहा है डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो कैसे होगा? एज पर सबसेक्शन 2। और वह सबसेक्शन 2 में क्या बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करना है? अच्छा वहां पे बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है आपको शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग करना है। आपको पता होगा कंपनी में 7 शेड्यूल है, और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आप लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो। शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन का मेथड बताता है। क्या बताता है? डेप्रिसिएशन के SLM चार्ज करना है, WDV चार्ज करना है, वो सारी बातें कहां लिखी हुई हैं? शेड्यूल 2 में। और नीचे क्या बोल रहा है? और आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और आउट ऑफ बोथ। दो बातें हो रही है,
कह रहा आप डिविडेंड कैसे दे सकते हो, या तो इस साल के प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन काटने के बाद, या आप पे जो पहले के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पर है वहां से, या और बोथ, दोनों में से भी देना चाहो तो दोनों में से भी दे सकते हो। फाइनल डिविडेंड तो कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इंटरिम भी कहीं से भी दे सकते हैं, करंट के प्रॉफिट से भी, पिछले साल के प्रॉफिट से भी, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट से, रिजर्व से नहीं। अच्छा, ये कह रहा है कि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे उसमें से अनरियलाइज गेन्स, नोशनल गेन्स को एक्सक्लूड करोगे। ये बात तुम्हारे को पहले से पता है। अच्छा, प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट में सब बांटोगे, नोशनल गेन मतलब ये हमारे को इतना प्रॉफिट हो सकता है। एग्जांपल समझाया था मैंने, मान लो तुम्हारी कोई लैंड की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए, तुमने आज से 20 साल पहले खरीदी थी, उसकी करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मान लो 50 करोड़ है। इसका मतलब तुम्हारे मन में है कि भाई अगर मैं इसको आज बेचूंगा तो 49 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, एक की खरीदी थी 50 की हो गई है। लेकिन क्या वो प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है, खाली नोशनल गेन है? वो नोशनल गेन है, दिमाग में बैठा हुआ, एक्चुअल में रियलाइज नहीं होता। ऐसे गेन के बेस पर डिविडेंड नहीं बांटोगे। अच्छा, नीचे क्या बोल रहा है, और कहां से दे सकते हो डिविडेंड? आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन पर्सन्स ऑफ द गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारी मेरी कंपनियों को तो होगा नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, जो मान लो कोई कंपनी है, वो नई नई बनी है मार्केट में। अच्छा, स्टार्टिंग में अभी नई नई बनी है तो बेचारी प्रॉफिट भी मुश्किल से कमा रही होगी। तो सरकार क्या कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो, अगर तुम्हारे शेयर होल्डर को कल को डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, तुम नहीं दे पाओगे अपने प्रॉफिट से, तो हम देंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। और हम शेयर होल्डर्स को क्या बोल रहे हैं, तुम इनकी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, पैसा तुम इनकी कंपनी को दो, तुम डिविडेंड के लिए तो इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर कल को तुम्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी नहीं दे पाएगी, तो कौन देंगे? हम देंगे। गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि गवर्नमेंट तुम्हारी मेरी कंपनी गारंटी देगी। तो ये बात इंप्लाइड है कि लिखा नहीं है यहां पे, लेकिन दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। ये पॉइंट ओनली किसके लिए? गवर्नमेंट कंपनीज के। तुम अपनी कंपनी बना लो और तुम सरकार को जाकर बोलते हम डिविडेंड नहीं दे पा रहे, हमारा डिविडेंड तुम दे दो, दे देगी? भगा देगी तुम्हारे को, और चल भी निकले यहां से, क्या बदतमीजी कर रहा है। तो इसके लिए ये बात किसके लिए हो रही है? सरकारी कंपनियों के लिए हो रही है। नीचे क्या बोलता है? अच्छा, एक ये पॉइंट एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ये प्रोवाइडेड दैट पेपर में इसके ऊपर केस स्टडी आती है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पुराने वाले कंपनी एक्ट में क्या होता था? अच्छा, पहले वाले कंपनी एक्ट में क्या होता था? क्योंकि पुराना वाला कंपनी एक्ट पुराने लोगों की सोच के हिसाब से बना था। अच्छा, जो घर में हमारे पापा मम्मी लोग होते, पहले के दादा दादी तुम्हारे ज्यादा समझदार होंगे, आज के कंपैरेटिव में तुम्हारे माँ बाप से समझदार तुम्हारे दादा दादी रहे होंगे। तुमने कभी देखा होगा कि दादा दादी अगर उस टाइम पे 100 रुपए कमाते थे तो वो लोग 70 रुपए खर्चते थे, 30 रुपए की सेविंग करते थे कि फ्यूचर में कभी कोई मजबूरी आ गई तो पैसा होना चाहिए। आजकल के लोग, अच्छा पापा लोग उन्होंने वो 100 की 30 की सेविंग को 15 तक कर दिया होगा कि ठीक है 100 रुपए की चीज है, 85 खर्च लो, 15 रुपए क्या कर लो सेव। आजकल की जनरेशन क्या है, 100 रुपए कमाती है, 120 रुपए खाती है, 20 रुपए क्रेडिट कार्ड से, है ना, किस्तें बढ़ते रहेंगे हर महीने। इनकम है 100 रुपए की, खर्चे 120 रुपए के। तो पुराने जमाने में क्या होता था, रिजर्व बनाने का कंसेप्ट मैंडेटरी होता है। रिजर्व का मतलब होता है गुल्लक, कि एक रिजर्व एक गुल्लक टाइप होता है कि भाई जितना पैसा तुमने कमाया उसमें से कुछ पैसा हम क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे हमारे बुरे टाइम के लिए, हमारे बुरे समय के लिए। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जो पुराने वाला कंपनी था ना, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स होती थी कि कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो सारा पैसा डिविडेंड में नहीं बांटेगी, उसका कुछ पैसा वो पहले से कहां रखेगी, रिजर्व में रखेगी। फ्री रिजर्व बनाकर पैसा कहां रखेगी, वहां रखेगी जब उनके बुरे समय में क्या आए, काम आए। अच्छा, फ्री रिजर्व का जनरल रिजर्व हो गया, और जनरल का मतलब क्या, जनरल पर्पस के लिए कहीं पे भी उसे क्या कर लो, यूज कर लो। पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता। जरा पढ़ना क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में पहले तो वर्ड ही क्या है, में, नॉट शेल, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड टू एनी फाइनेंशियल ईयर, इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज मतलब कोई परसेंटेज बताई नहीं गई है, ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल एज इट में कंसीडर एप्रोप्रिएट, जो उनको क्या लगती है, जरूरी लगती है, टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब नए वाले कंपनी एक्ट के अंदर रिजर्व बनाना मैंडेटरी, ऑप्शनल कर दिया। ऑप्शनल कर दिया कि नए वाले कंपनी एक्ट में आपको ये बोल दिया कि भाई आपकी चॉइस है, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप चाहो तो पूरा का पूरा पैसा क्या कर दो, डिविडेंड की फॉर्म में बांट दो। आप चाहो तो अगर रिजर्व्स बनाना चाहो, उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखना चाहो रिजर्व्स की फॉर्म में, और कुछ पैसा बांटना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। और वो कितना पैसा रखना रिजर्व्स में, उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, आपकी क्या है, टोटली चॉइस है। रिजर्व बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ, और बनाना भी है तो कितना परसेंटेज डालना, उसके लिए भी कोई लॉ। लेकिन क्या पहले ऐसा होता था, वो होता था, लेकिन नए वाले कंपनी एक्ट से क्या कर दिया, उसे ऑप्शनल कर दिया। लेकिन क्या स्टिल समझदार कंपनी आज भी रिजर्व बनाती है, बनाती हैं। अच्छा, नहीं बनाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उनका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, रिजर्व्स नहीं होंगे उनके पास। तो बुरा समय आता है तो किसी को पता थोड़ी लगता किसी का बुरा समय कब आने वाला है। किंग फिशर ने कभी सोचा था? देखो पता है किंग फिशर के हालात, विजय माल्या का रीजन पता क्या है फेल होने का, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा था, उनकी मॉडल अच्छी थी। सिर्फ कहानी समझ आई मैंने क्या बोला?
है ना, उनकी एयर होस्टेस अच्छी थी, उनकी मॉडल अच्छी थी, उनका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं था। अगर उन्होंने जितना ध्यान अपनी मॉडलों पे दिया उतना ध्यान उन्होंने बिजनेस मॉडल पे दिया होता ना, तो शायद किंगफिशर के इतने बुरे हालात तो वो लेगा ही ना यार, सारे काम पर्सनली होते हैं। नीचे आओ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अच्छा ये चीज समझने वाली, यही खेल चालू होने वाला, यहां से ये पेपर में आएगा। इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, अच्छा एक चीज समझना, देखो दो शब्द आ रहे हैं यहां पे, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट का मतलब तो बात ही सीधा किसकी हो रही, लॉसेस की। इनएडिक्वेसी का मतलब है, देखो एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, तो इनएडिक्वेट का मतलब हो गया अनसफिशिएंट। अच्छा इसका मतलब तुम्हारे पे प्रॉफिट तो है लेकिन पूरा नहीं है। मान लो तुम इस साल 10 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना चाहते थे और तुम्हारे पे प्रॉफिट ही खाली 6 लाख का है, इसका मतलब क्या, प्रॉफिट तो है लेकिन इनसफिशिएंट है, इसका मतलब आप 10 लाख का डिविडेंड नहीं बांट सकते, तुम्हारे प्रॉफिट ही खाली कितने का, 6 लाख का। अच्छा लेकिन तुम्हारे पास डिविडेंड बांटना 10 लाख का, तुम्हारी कंपनी 2 लाख के माइनस लॉस में, तो ये कौन सा केस हो गया, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। तो एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट और इनएडिक्वेसी में फर्क समझ आ गया। इनएडिक्वेसी मतलब प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है कि सबको बच सके, और एब्सेंस का मतलब है प्रॉफिट है ही नहीं, कंपनी किस में है, लॉस में है। अच्छा अगर कंपनी लॉस में है और स्टिल कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, उसमें कीड़ा है बहुत, मैं तो दूंगी, तो दे दे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फाइनली दे सकती है, इंटरिम डिविडेंड दे सकती है लॉस के केस में। अच्छा अगर कंपनी लॉस में है तो क्या इंटरिम दे सकती है, भी आगे पढ़ोगे। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पिछले वाले क्वार्टर में लॉस है, उससे पहले वाले क्वार्टर में प्रॉफिट था और कंपनी इंटरिम देना चाहती है, दे सकती है, दे सकती है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है। इंटरिम भी लॉस के केस में दिया जा सकता है, बस शर्त क्या, प्रॉफिट में से दोगे कहां से, प्रॉफिट में से, रिजर्व्स को नहीं छेड़ोगे। इंटरिम भी लॉस में दिया जा सकता है लेकिन कहां से दोगे, प्रॉफिट में से, जो पहले के गए क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह पड़े हैं। लेकिन फाइनल तो आप रिजर्व्स में से भी दे सकते हो लॉस में होने के बाद भी। लेकिन क्या रिजर्व्स में से मनमर्जी भी जितना निकाल लोगे, लिमिट थी। अब वो एग्जांपल समझने जा रहे हैं और लिमिट्स के साथ समझेंगे, रूल 3 पढ़ने जा रहे हैं। अब जरा समझ लो रूल 3, स्टार्ट कर रहे हैं कहानी को। सबसे ज्यादा खतरनाक रूल, सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चा हमारा इसी से डरता है। इसके अंदर 4 कंडीशन है। अगर आपकी कंपनी, अच्छा रूल 3 लगेगा ही कब, 2 कैटेगरी दिमाग में बिठा लो। पहली बात क्या, या तो कंपनी लॉसेस में है या कंपनी में प्रॉफिट तो है लेकिन इनएडिक्वेट है, प्रॉपर नहीं है, स्टिल कंपनी क्या देना चाहती है, डिविडेंड देना चाहती है, तो डिविडेंड दे सकती है एज पर रूल 3। ठीक है जी। और अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो क्या रूल 3 फॉलो करना, जितना मर्जी बांट दो, जितना मर्जी बांट दो। तो 2 बातें दिमाग में क्या बिठानी है, इसका मतलब जितनी भी हम लिमिट पढ़ने जा रहे हैं डिविडेंड की, इतना देना है इतना नहीं देना वगैरह फलाना ढमकाना, ये सब कब लगेगा, सिर्फ 2 केस में। अगर कंपनी लॉस में आया, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो रूल 3 फॉलो करना है। अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो जितना मर्जी डिविडेंड बांटे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई रूल नहीं है। समझ आती है कहानी। चलो अब रीड करो क्या बोलता है, फिर इस एग्जांपल समझेंगे। कहता है इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, एनी कंपनी proposes to declare dividend out of the accumulated profits earned by it in previous year and transferred by the company to the, मतलब उन्होंने पहले से प्रॉफिट कमाया हुआ था और उसको कहां रखा हुआ था, रिजर्व्स में रखा हुआ था। अच्छा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस अलग चीज होती है, रिजर्व अलग चीज होती है ना। एक है कि तुमने प्रॉफिट का पैसा प्रॉफिट में रखा, कभी भी उड़ा दोगे। एक है कि उसको अलग से गुल्लक बनाकर कैप्ट कर दिया, तो वो पैसा क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला पैसा यूज करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, वो तो हमेशा ही अलाउड है। रिजर्व्स वाला पैसा भी यूज करना चाहो फाइनल डिविडेंड के लिए, वो भी कर सकते हो। आगे, सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस। इसका मतलब क्या, अगर अच्छा हेडिंग ऊपर क्या थी, इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, और उसके केस में अगर क्या देना है, डिविडेंड देना, तो क्या करने पड़ेंगी, फॉलोइंग कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। इसका रूल 3 लगी कब रहा है, 2 केस में, इनएडिक्वेसी और एब्सेंस। स्टार्ट करते हैं, 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं। 4 कंडीशन है। पहला, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच द डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय इन द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर। अच्छा भाई तुम्हारी कंपनी पहले ही लॉस में जी रही है और तुम कह रहे हो डिविडेंड जितना मर्जी बांट देंगे लॉस में भी, वो कहता नहीं, पिछले 3 साल तक जो बांटते आ रहे हो उसके एक एवरेज निकाल लो, उस एवरेज से ज्यादा डिविडेंड नहीं दोगे। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा सारा। अच्छा नीचे, दिस शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द, अच्छा ईच है, एनी नहीं है, ईच है। अच्छा इसका मतलब अगर कंपनी पिछले 3 साल से डिविडेंड नहीं दे रही और इस साल देना चाहती है और कंपनी इस साल लॉस में है, तो कह रहा है वो ये अप्लाई नहीं होगा रूल, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या, कि वो डिविडेंड नहीं दे सकती इस साल, या दे सकती है, ये परसेंटेज फॉलो नहीं करनी, ये 3 साल वाला एवरेज लेनी, एवरेज नहीं लेनी, एवरेज नहीं लेनी, दे सकती है, एवरेज नहीं लेनी। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला, दिस शैल नॉट अप्लाई का मतलब क्या है, यहां पे इसने क्या, अच्छा वर्ड क्या है, ईच, एनी नहीं है। अगर एनी का मतलब क्या होता कि अगर मान लो 2022 चल रहा है, 2021 में दिया था, 20 में नहीं दिया था, 19 में दिया था, तो फिर तो एवरेज ले लोगे ना, 19 वाली
20 वाली को 0 कर दोगे, 21 वाली ले लोगे और 3 साल की एवरेज ले लोगे। तो इसका वो तो एनी वाला केस हो गया कि अगर किसी एक साल में, लेकिन शब्द यहां पे एनी है ही नहीं, यहां पे तो क्या है, इसकी पीछे 3 साल में 1 साल भी नहीं दिया, हर साल नहीं दिया। तो अगर हर साल नहीं दिया और इस साल देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन फिर ये 3 साल वाली एवरेज निकालने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा निकलेगी कैसे एवरेज, जब दिया ही नहीं था एवरेज निकली नहीं, निकालने की जरूरत क्या है, निकल ही नहीं सकती। अच्छा नीचे, द अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। मतलब जितना भी आप पैसा निकाल, अच्छा पेड अप शेयर कैपिटल है, क्या पेड अप इक्विटी है या प्रेफरेंस है, दोनों आएंगे, दोनों आएंगी। तो यहां पे लिखो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, पेड अप में इक्विटी भी आएगी और प्रेफरेंस भी आएगी, प्लस साथ में फ्री रिजर्व। तो इन इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स का पैसा जोड़ दो जितना भी है, उसके 1/10 से ज्यादा आप डिविडेंड आप रिजर्व से पैसा नहीं लिखा ना, उससे ज्यादा पैसा ड्रॉ नहीं करोगे, लिखा ना अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब किसकी बात हो रही है, रिजर्व्स की। वहां से आप 1/10 से ज्यादा पैसा नहीं निकालोगे। नीचे द अमाउंट सो ड्रॉन, और जो भी पैसा आप निकालोगे पहले उसके लिए जो भी उस लॉसेज हैं उस साल हुए हैं, क्या उनको सेट ऑफ करोगे, लिखा ना उसमें जो पहले उस साल के खर्चे हैं नुकसान हुए पहले उनको सेट ऑफ करोगे। और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, और सारा पैसा डिविडेंड बांटने के बाद कम से कम आपके रिजर्व में कितना पैसा रहना चाहिए, 15% रहना चाहिए, किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का। अब यहां पर रिजर्व नहीं है। अब एग्जांपल लेके बात करते हैं, फिर सबको सारी कंडीशनों को दोबारा समझेंगे 1 बाय 1। एग्जांपल लिखवा रहा हूं, हाँ एक साथ फुलफिल होनी चाहिए ऑल। मैंने कब बोला कि अगर 1 साल नहीं तो फॉल नहीं करेगा, मैंने कहा उस साल को 0 ले लेंगे, बीच में 0 मानेंगे, मैंने थोड़ी बोला कि लेंगे नहीं, उस साल को क्या मान लेंगे 0। मान ले 22 चल रहा था, 21 22 और पीछे वाले साल कौन सा हो गया 21 20 और 19, मान ले 20 में नहीं दिया तो 1 साल, उस साल को 0 ले लेंगे, 19 वाली परसेंटेज ले लेंगे, 20 वाली 0 कर देंगे, 21 वाली लेके 3 साल की एवरेज निकाल देंगे। फिर तो वही वाली लाइन लगी आगे वाली कि अगर पिछले 3 साल में नहीं दिया, इसका मतलब वो कोई उम्र नई बनी है तो पिछले 3 साल एवरेज तो उस पर होगी नहीं, तो फिर अपने हिसाब से परसेंटेज दे ले, फिर वो एवरेज नहीं लगेगी। सिंपल, समझ आ गई। आओ भाई, हाँ 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 पढ़े, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिखो रूल 3, हेडिंग डालो पर एग्जाम्पल ऑफ रूल 3। वैसे मैं सेम एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं जो मैंने रेगुलर लेक्चर में लिखवाया था, अगर वो लिखा हुआ तो मत लिखना, नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना समझने के लिए, ठीक है। देखो चलो भाई लिखो, हेडिंग डालो। एग्जाम्पल ऑफ रूल 3। रूल 3 किसका, ऑफ कंपनीज डेक्लरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जांपल लेके देखो, लिखो सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है जी। इस कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, अभी सिर्फ एग्जांपल लिख लो फिर पूरा समझाऊंगा, अभी कुछ समझो मत, इसमें दिमाग मत लगाओ, अभी सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो, बाद में समझाऊंगा। पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़, और ये 20 करोड़ कैसे है, 20 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच, ठीक है जी, ये 20 करोड़ हो गई। नेक्स्ट, कंपनी के फ्री रिजर्व्स हैं 15 करोड़, एंड कंपनी का लॉस इन करंट ईयर है 20 लाख, 20 lakhs। अब स्टार्ट करो। अच्छा पहले 3 साल की पहली बात, तो उसने क्या बोला कि 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा 3 साल की एवरेज, डिविडेंड हमेशा किस पे देते, फेस वैल्यू पे, है ना, फेस वैल्यू पे। मान लो अगर कंपनी डिविडेंड आज तक देती आ रही है 8%, 9%, तो वो उस साल की एवरेज कितनी हो गई, 9%। ऐसे हर 3 साल की एवरेज लेनी है। जरा अब लिखना,
दीदी को जोश चढ़ जाता है। डिविडेंड लिखो, डिविडेंड कंपनी कितना पे करेगी। मान लेते हैं, पहले नीचे की तरफ एवरेज ले लेते हैं, पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं अभी कम हमारा करंट ईयर चल रहा है 22-23, ठीक है जी। तो इसका वाला प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया 21-22, उससे पहले वाला कौन सा हो गया, उससे पहले वाला हो गया 20-21, और उससे पहले वाला कौन सा हो गया 19-20, ठीक है ना। तो पिछले 3 साल में मान लो पहले साल कंपनी ने दिया था 12%, उससे अगले साल दिया था 6%, उससे पहले वाले साल में दिया था 10%, तो टोटल कितना हो गया 28%। तो 28% जो तुम्हारा है, इसको 28 को डिवाइड बाय 3 कर दो तो कितना निकल गया 9.33%। तो ये जो तुम्हारा 9.33% निकल गया है वो वाला डिविडेंड है जो कंपनी 22-23 में देगी। मतलब 3 साल की क्या निकल के आ गई एवरेज। तो पहली बात तो ये कि अब जो तुम 22-23 में देने आ रहे हो पिछले 3 साल की एवरेज से नहीं होना चाहिए। पिछले 3 साल की एवरेज निकल के कितनी आई है 9.33%। तो आप इससे ज्यादा नहीं दोगे, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये 9.33% जो ये फेस वैल्यू का होता है, तो अब हम ऊपर चलें तो जो हमारा 9.33% निकल के आया, अब ऊपर चले तो हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100। तो 100 का 9.33% कितना हो गया 9.33 हो गया। अच्छा, 9.33 को इंटू में नंबर ऑफ शेयर्स भी तो करोगे तो 20 लाख ही हो गए। तो 20 लाख को इंटू में 9.33 कर दो सीधा यहां पे। तो डिविडेंड कंपनी विल पे वो कितना होगा, कितना देगी वो सीधा 20। अच्छा, इसको ऐसे कर सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसा कर दूं कि 20 करोड़ का 9.33% निकाल दूं तो भी बात एक ही है, या 20 लाख को इंटू में 9.33 कर दूं बिना परसेंटेज निकाले। अच्छा, तो यहां पे मैं 20 करोड़ इंटू में 9.33 कर देता हूं परसेंट, कितना निकल के आ रहा है 186.6 लाख। मतलब ये टोटल डिविडेंड है जो कंपनी पे करेगी, इससे ज्यादा कंपनी पूरे साल में डिविडेंड नहीं बांट सकती। अच्छा, ये तो ओवरऑल अमाउंट है, पर शेयर होल्डर जो निकलेगा वो तो तुम्हारे को पता ही है, वो तो 9.33 है पर शेयर तो, और ओवरऑल में जो बटेगा वो कितना बटेगा 186.6 लाख। तो 9.33% हो गया। तो पहला पॉइंट फुलफिल हो गया हमारा। पहला क्या था, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड शेल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स व्हिच वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो हमने देखो ये रहा हमारा नीचे की तरफ, हमने पिछले 3 साल की एवरेज निकाली है भाई। हमारा करंट ईयर 22-23 चल रहा है, पिछले 3 साल की एवरेज 12, 6, 10, 28 हो गया। 28 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 9.33%। और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं, तो फेस वैल्यू हमारे शेयर की 100 रुपए थी तो उसका 9.33 हो गया। तो ओवरऑल में हमारे पास 20 करोड़ है अमाउंट, तो उसका 20 करोड़ का 9.33% कितना हो गया 186.6 है। तो हम कितना डिविडेंड बांटेंगे 186.6 लाख टोटल में बांटेंगे, और पर शेयर होल्डर जाएगा वो जाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। नेक्स्ट कंडीशन यहां से स्टार्ट करें, लिखो मैक्सिमम अमाउंट टू बी ड्रॉन। अच्छा, ड्रॉन कहां से, रिजर्व्स में से जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉस निकालो, कैन नॉट एक्सीड, कितने से एक्सीड नहीं कर सकता 10% ऑफ किसका, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है ना। पीएससी कर दिया मैंने, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गई प्लस रिजर्व, उसका 10%। तो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल इसका 10% कितना हो गया, तो हम ऐसे कर सकते हैं 10% ऑफ 35 करोड़। अच्छा, कैसे 35 करोड़ कैसे हो गया, क्या हो गया, कहां गया वो, स्लाइड चेंज हो गई क्या। अच्छा, ये क्या हो गया, स्लाइड कहां गई। ये तो मॉर्निंग वाली है, ये इको वाली है। ये क्या हो गया, गया कहां, उन्नीस। ये तो जनरल मीटिंग वाली आ गई ना, लास्ट क्लास वाली। हे भगवान,
सारा दोबारा लिखना पड़ेगा। दोबारा लिखना पड़ेगा, रुको पहले मैं इसको, हाँ भाई देखो एग्जाम्पल ऑफ रूल 3 हम कर रहे थे, हमने कहां तक पढ़ लिया था कि भाई देखो रूल 3 की पहली कंडीशन थी कि कंपनी जब भी डिविडेंड देगी अगर लॉस वाले केस में देना चाहती है या इनएडिक्वेसी वाले केस में देना चाहती है तो पिछले 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं देगी। और हमने देखा था सर पिछले 3 साल से मान लो अगर हमारा करंट ईयर 22-23 है तो पिछले 3 साल होगा 21-22, 20-21 और 19-20। 21-22 में मान लो कंपनी ने 12% दिया, 20-21 में मान लो कंपनी ने 6% दिया, 19-20 में मान लो कंपनी ने 10% दिया, तो 3 साल का हो गया 28%। 28 डिवाइड बाय 3 करा कितना निकल के आया 9.33%। मतलब इस साल जो कंपनी डिविडेंड देगी वो 9.33% से ज्यादा नहीं देगी। और 9.33% हमेशा किसका लेंगे, फेस वैल्यू का लेते हैं, मार्केट वैल्यू का नहीं लेते। इसका अगर तुम सोचो कई बार ना कैसा आता है, कई बार ना ऐसी नोटिफिकेशन पे आती है डिविडेंड 2 तरीके से बताया जाता है, या तो टाइम्स में या परसेंटेज में। कई बार ना कई कंपनियों की न्यूज आती है कि इस बार कंपनी 5 टाइम्स डिविडेंड देगी, भाई लोग खुश होते हैं पागलों की तरह। मान लो अगर उसका शेयर 10,000 रुपए का है तो 5 टाइम देगी, मतलब बंदा सोचता है 50 रुपए डिविडेंड मिलेगा, और मान लो शेयर की फेस वैल्यू है खाली 2 रुपए, तो 5 टाइम का डिविडेंड कितना मिलेगा 10 रुपए का, है ना। तो डिविडेंड कितना मिलेगा तुम्हारे को 10 रुपए का। डिविडेंड हमेशा किसका मिलता है, फेस वैल्यू पे। तो अब एक चीज समझो, तो पहला तो हो गया 9.33%, तो 9.33% कंपनी डिविडेंड देगी पर शेयर पे। तो ओवरऑल में जो हमारे शेयर की वैल्यू है वो कितनी है 20 करोड़, तो 20 करोड़ का 9.33% हम बांट देंगे डिविडेंड में तो वो कितना हो गया 186.6 लाख। तो हमने ये निकाला पहली बात। अब ये 186.6 लाख जो पेमेंट करनी है इसका पैसा निकलेगा कहां से, अब उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो लॉस में है, उस पर पैसा तो है नहीं, तो निकालेगी कहां से। 186.6 लाख का मतलब हो गया मोटा मोटा 1 करोड़ 86 लाख, है ना। तो इसका 100 लाख 1 करोड़ हो गया। तो अब जरा देखना 1 करोड़ 86 लाख कहां से निकालेगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 बाय 1। तो पहला पॉइंट है कि वो क्या कहता है कंपनी कितना पैसा निकाल सकती है और कहां से। कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी रिजर्व से निकाल सकती है वो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 10% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स का। अच्छा, पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी के कितने थे 20 करोड़, फ्री रिजर्व्स कितने कंपनी के 15 करोड़, तो टोटल कितना हो गया 35 करोड़। तो 35 करोड़ का 10% कितना हो गया 3.5 करोड़। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी रिजर्व से विड्रॉ कर सकती है। तुम लॉजिकली सोचो कंपनी रिजर्व से निकाल कितना सकती है मैक्सिमम 3.5 करोड़। कंपनी को बांटना ही कितना है खाली 1 करोड़ 86 लाख। तो क्या कंपनी लिमिट के अंदर ही है, यस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका हम 3.5 करोड़ तो निकाल सकते, लेकिन हमारे को जरूरत ही खाली कितने की है 1 करोड़ 86 लाख के। भी हमने ऊपर कैलकुलेशन निकाले तो हम खाली निकालेंगे कितना 186। ये तो मैक्सिमम है जो हम निकाल सकते हैं, हमारे पे पावर है, लेकिन हम पूरा थोड़ी निकालेंगे क्योंकि हमारे को सारी कंडीशन को एक साथ फॉलो करना है। अगर हमने 3.5 निकाल के 3.5 ही बांट दिया तो क्या 186 वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि 186 पे तो 9.33% निकल के आया है रूल के हिसाब से। क्योंकि पहला पॉइंट क्या था कि आप जो पिछले 3 साल की एवरेज है उसके जो 3 साल की एवरेज निकल के आती है उससे ज्यादा नहीं दोगे। तो 3 साल की एवरेज निकल के कितनी आ रही है 186.6 लाख, तो हम उससे ज्यादा बांट ही नहीं सकते। अच्छा, नीचे वाले पॉइंट को अगर हम देखें कि 10% निकाल सकते हैं तो 10% निकालने वाला अमाउंट तो कितना निकल के आ रहा है 3.5। अब 3.5 निकाल सकते हैं लेकिन 3.5 बांट तो सकते नहीं क्योंकि पहला पॉइंट वायलेट हो जाएगा। तो हम निकालेंगे कितना 186.6 लाख ही निकालेंगे जितना हमारे को जरूरत है। अच्छा, उल्टा हो जाता मान लो तुम निकाल सकते थे 3.5 करोड़, डिविडेंड बांटना तो 4 करोड़ का, तो फिर तुम 3.5 ही बांटते, फिर तुम 4 नहीं बांट सकते थे, जितना निकाल सकते फिर तुम नीचे वाले पॉइंट को फॉलो करते, साथ में ध्यान देते। इसका तो सारे एक साथ ही फॉलो करने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा फॉलो हो गया। सेकंड, माइनस क्या करना है लॉसेज इन करंट ईयर, ये हो गए 20 लाख के। तो अब कितना आ गया 3.3 करोड़। तो 3.3 करोड़ क्या है, ये हम ऐसे कह सकते हो इसके आगे कि ये अमाउंट अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये हम इक्विटी वालों को क्या कर सकते हैं बांट सकते थे, अवेलेबल है, लेकिन क्या बांट देंगे सारा, ये अवेलेबल तो लेकिन सारा बांट नहीं सकते। क्यों नहीं बांट सकते, क्योंकि 186.6 ही बांट सकते हैं। अच्छा, इसका हम देख, अच्छा ऊपर वाले पॉइंट को तो हमने समझा 3.5 निकाल सकते, लेकिन 3.5 पूरा निकाल सकते थे या 20 लॉस माइनस करने से पहले, तो इसका हम 3.3 निकाल सकते थे, 20 पूरा नहीं निकाल सकते थे। और 3.3 में हम पूरा निकालेंगे, खाली 186 निकालेंगे 186। तो अब तुम लॉजिकली सोचो कि अगर तुम 3.3 करोड़ में से 186 निकाल रहे हो, 186.6 लाख निकाल रहे हो, तो ये कितना निकल के आएगा 143.4 लाख। 143.4 लाख निकल के आ गया तुम्हारा। ये कौन सा अमाउंट है, दिस विल रिमेन इन रिजर्व हम निकालेंगे ही नहीं, दिस विल
रिमेन इन रिजर्व्स, हम इस अमाउंट को निकालेंगे ही नहीं ना, रिमेन इन रिजर्व्स। अब सारी कंडीशन को वन बाय वन समझते हैं, फिर सबको पॉइंट को पढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या थी, देखना पड़े ध्यान से। पहली कंडीशन थी कि पहले आप 3 साल की एवरेज निकाल लो, उससे ज्यादा नहीं दोगे। क्या हमने पहली कंडीशन पूरी कर दी? पहली कंडीशन पूरी कर दीजिए, हमने 3 साल की एवरेज निकाली 28 क्या डिवाइड बाय 3 9.33%, इससे ज्यादा नहीं देंगे। और फिर हमने उसको अमाउंट में भी निकाल लिया था कि परसेंटेज को, कि भाई 20 करोड़ की शेयर कैपिटल है तो उसका 9.33% कितना हो गया, 186.6 लाख, मतलब मैक्सिमम इतना ही बांटोगे। अब ये तो हो गई बांटने की बात की कितना देना है। अब आती है बात निकालोगे कितना, तो वो नीचे बता रहा है निकालोगे कितना, मैक्सिमम निकाल कितना सकते हो, शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो निकालने की एलिजिबिलिटी कितनी थी हमारी, जब हमने 1/10 निकाला तो वो थी जी 3.5 करोड़। लेकिन वो कह रहा 3.5 करोड़ ऐसे मत लो, उसमें से क्या करो, सेट ऑफ कर दो उस साल के लॉसेस को। तो जी हमने लॉसेस को भी सेट ऑफ करा, तो हो रहे 20 लाख रुपए। तो अब कितना बचे क्या हमारा, 3.3 करोड़। तो इसका वो पैसा जो हम रिजर्व से निकाल सकते हैं। अच्छा, रिजर्व एक्चुअल में कितने अमाउंट के हैं, तुम अगर ऊपर जाओ तो 15 करोड़ के हैं, ये रहे ना। और हम 15 में से निकाल कितना सकते हैं, 3.3 करोड़। और हम तो खाली निकाल ही कितना रहे हैं, 1 करोड़ 86 लाख, हम तो 3.3 भी नहीं निकाल रहे। और नीचे बोल रहा है कि जितना आपने रिजर्व से निकाला, निकालने के बाद भी आपके पास रिजर्व्स के अंदर कितना पैसा बचना चाहिए, आपके पास निकालने के बाद 15% बचना चाहिए। किसका लिखा ना, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल, जो आपने पैसा निकाला डिविडेंड का, वो निकालने के बाद 15% पेड अप कैपिटल का बचना चाहिए। अच्छा, पेड अप कैपिटल हमारी कितनी है, पेड अप कैपिटल हमारी 20 करोड़, इसका 15% कितना होता है, 3 करोड़। मतलब वो कह रहा है कि जब हमने डिविडेंड का पैसा निकाला तो उसके बाद आपके रिजर्व्स में कम से कम 3 करोड़ बचने चाहिए। साला हमने तो निकाला ही कितना है, 1 करोड़ 86 लाख। 1 करोड़ 86 लाख निकाला, डिविडेंड बांटा हमने कितने का है, 1 करोड़ 86 लाख का। और हमारे रिजर्व में पड़ा ही कितना था, 15 करोड़। अगर हमने 15 करोड़ में से 1 करोड़ 86 लाख निकाल भी लिया, तब भी क्या हमारे पास मोटा मोटा 13 करोड़ रुपए 14 लाख रुपए बचे हुए हैं, 13 करोड़ 14 लाख। और हमारे को तो हमने खाली इतने ही निकाले, और वो कह रहे कितने होने चाहिए, कम से कम 3 करोड़ होने चाहिए। हमारे पास तो 13 करोड़ बचे हुए हैं। क्या हमने वो वाली कंडीशन भी वायलेट करी, नहीं करी। क्या हमारी सारी कंडीशन पूरी हो गई, यस हो गई, यस, कहानी खत्म, कहानी खत्म। हाँ भाई, पक्का पक्का, ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो जी, ये खत्म होने के बाद बस नीचे देखो सेक्शन 123 सब सेक्शन 2 आता है। इसमें वो ये बता रहा है कि आपको डिविडेंड जो आप चार्ज करोगे शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग चार्ज करोगे। अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड शेड्यूल, डिक्लेरेशन डिविडेंड सेक्शन 123 सब सेक्शन 3। अच्छा, ये सिर्फ फोकस ही किस पे कर रहा है, इंटरिम पे। यहां पे कोई फाइनल डिविडेंड की बात नहीं हो रही है। और जो ऊपर हम पढ़ रहे थे वो सारी बात ही किसकी हो रही थी, फाइनल की, वहां पे इंटरिम की बात नहीं हो रही थी 123(1) में। और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरिम के। अब जरा देखना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मे डिक्लेयर। अच्छा बस इसकी गलत इंटरप्रिटेशन नहीं निकालनी है। यहां पे लिखा है ना बोर्ड डायरेक्टर मे डिक्लेयर, इसका ये नहीं कि बोर्ड के अलावा कोई और भी डिक्लेयर कर देगा, डिक्लेयर तो बोर्ड ही करेगा, बस उनकी मर्जी है कि वो इंटरिम देना चाहते हैं या नहीं। अच्छा, डिविडेंड तो कोई भी देना मैंडेटरी नहीं है, ना तो फाइनल ना इंटरिम। अगर देना चाहो दे दो, ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम। अच्छा एक बात बताओ, एजीएम पे तो फाइनल डिविडेंड दोगे, या तो आप साल के बीच में क्या दे दो इंटरिम डिविडेंड, या साल खत्म होने के बाद और अगले साल की एजीएम होने से पहले बीच में भी अगर आप दे रहे हो तब भी वो क्या कहलाएगा, इंटरिम कहलाएगा। इसको ऐसे समझो यार, सबको गोली मारो। एजीएम के अलावा साल में कभी भी डायरेक्टर डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड, वो सब हमेशा क्या ही होंगे, इंटरिम ही होंगे, कहानी खत्म हो गई, है ना। इतना दिमाग मत लगाओ। और कह रहा है इसे हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा कहां से दोगे, फ्रॉम द टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम, आउट ऑफ से फोकस करो, आउट ऑफ कहां से, या तो सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके पहले से पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है वहां से, या आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर सच इंटरिम डिविडेंड सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, या तो उसी साल के प्रॉफिट में से, या तो पहले वाले प्रॉफिट में से पीएनएल क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है, या उसी साल के प्रॉफिट में से, या आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल टिल द क्वार्टर। अच्छा एक होता है, सुनना पड़ ध्यान से, तीनों केस कैसे बन सकते हैं। एक होता है तुम साल के बीच में देना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे इस साल लॉस में है, तुम पिछले साल के क्यूमुलेटेड प्रॉफिट से देना चाह रहे हो, तो पहला वाला पॉइंट लग जाएगा, कौन सा वाला, सरप्लस इन पीएनएल वाला, पीएनएल क्रेडिट वाला। एक होता है कि आपका ये पूरा साल क्लोज हो गया, साल खत्म हो गया 31 मार्च को, आप अप्रैल में डिविडेंड देना चाह रहे हो। अच्छा मतलब साल खत्म होने के बाद, लेकिन एजीएम होने से पहले, क्योंकि एजीएम कब होगी, फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने में, तो एजीएम दो नहीं सितंबर में, मार्च में साल क्लोज हुआ, मैं अप्रैल में दे रहा हूं, क्या मेरा साल बन चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, साल का प्रॉफिट मेरे को पता है, मैं उसके बेस पे दे रहा हूं, सेकंड वाली लाइन है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर सर्टेन टाइम डिक्लेयर्ड, मतलब जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल के प्रॉफिट में से दे रहा हूं, लेकिन पूरे साल के बेस पे दे रहा हूं। तीसरा है आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड टिल द क्वार्टर ऑफ द प्रीसीडिंग, ये कौन सा केस है, 2 क्वार्टर हो गए हैं, अब थर्ड क्वार्टर में पिछले 2 क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बेस पे देना चाहता तो साल क्लोज
नहीं हुआ है। समझ आए? तीनों केस समझ आ गए, लेकिन तीनों ही केस में बात किसकी हो रही है? खाली प्रॉफिट्स की, रिजर्व्स की बात तो ले देखिए प्रॉफिट से दिया जाएगा, या तो करंट प्रॉफिट से, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, रिजर्व से दिया नहीं जा सकता। पक्का? ठीक है जी। और इसमें बस इसमें सारी कहानी सेम लगेगी। अगर कह रहा है कंपनी लॉस में है, ये इनएडिक्वेसी का केस है, स्टिल इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है, तो क्या वो दे सकती है? दे सकती है। कह रहा है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डिक्लेरेशन डिविडेंड देना चाहिए, दे दे, लेकिन उसको क्या ध्यान देना पड़ेगा? 3 साल की एवरेज से ज्यादा नहीं देगी। क्या इसमें सिर्फ 3 साल की एवरेज निकालनी है बस? क्या रिजर्व्स का चक्कर नहीं है? अच्छा, इसीलिए वो 15% रिजर्व में मेंटेन करना निकालना। जब रिजर्व से निकालना ही नहीं है तो मेंटेन क्या करेंगे? रिजर्व से तो हम निकाल ही नहीं रहे, निकाल ही कहां से रहे हैं? प्रॉफिट से, इसलिए वो बाकी सारी कंडीशन नहीं लगती। इसके अलावा जो रूल 3 में सारी कंडीशन पड़ी थी कि उसमें से खाली एक ही कंडीशन लगेगी इंटरिम वाले में। कौन सी वाली? 3 साल की एवरेज वाली। बाकी कोई भी पॉइंट फॉलो यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि वो सारे रिजर्व्स को लेकर थे और यहाँ पर हम रिजर्व से निकाल ही नहीं रहे। ठीक है जी, ये खत्म हो गई कहानी। यहां पे आओ 123(4) पे। सेक्शन 123 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड शेल बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक्स मैंने तुम्हारे को पहले बताया, शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में मेंशन है। जो कहां मेंशन है? आरबीआई के शेड्यूल 2 में। और जितने बड़े बड़े कमर्शियल बैंक है वो सब वहां पे कवर है। कह रहा है आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना है, कितने दिन में? विद इन 5 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो 5 दिन कहां से ले रहे हैं? डिक्लेयर से। ये पैसा डिस्पैच कर देना शेयर होल्डर्स को नहीं, रखवाना है कहां पे? सेपरेट बैंक अकाउंट में। आगे, अच्छा डिविडेंड किसको दिया जाएगा? कह रहा है या तो जो कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसको, या फिर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। अच्छा, ज्यादातर जो कैटेगरी इंडिया में चलती है आज के दिन में वो बैंकर होती है। अच्छा, डिविडेंड क्या कंपनी के बैंक से निकलकर आपके बैंक में आता है? तो बैंकर को पेमेंट हो रही है, बैंकर वाला आपके बैंक में आ रही है और वहां से आप क्या करते हो? विड्रॉ करते हो। ये तो वो वाली कैटेगरी हो गई। आप चाहो तो कंपनी में जाके क्या मांग सकते हो? चेक मांग सकते हो। आप चाहो तो अपने आप खुद नहीं जा सकते, अपने बिहाफ पे क्या कर? टू हिज ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप अपने किसी एजेंट वगैरह को भेज दो, तो हो गया और टू हिज ऑर्डर, कि मैं नहीं जा पा रहा, मेरे बिहाफ पे मेरे को इस बंदे को दे देना, मैं ऑर्डर दे रहा हूं। समझ आ गई बात? नीचे आती है बात। अच्छा, लेकिन ये सब बकवास की बातें हैं। रियल लाइफ में आजकल यही फॉलो होता है। कौन सा वाला? बैंकर। मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि आज के दिन फॉलो कौन सा होता है? बैंकर वाला। अभी सुबह भी डिविडेंड आया मेरे पास, आज सुबह भी अभी बैंक के इंटरिम डिविडेंड आया था। कौन सी कंपनी का है मैं अभी देख के बताऊंगा थोड़ी देर में। इंटरिम आया था। अच्छा, नीचे देखना, कह रहा है डिविडेंड हमेशा आप कैसे दोगे? एक्सेप्ट इन कैश। अच्छा, कैसे भी दो। एक्सेप्ट इन कैश का मतलब शैल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश। इसका मतलब क्या? मतलब कैश में ही दोगे, इसके अलावा और किसी और फॉर्म में नहीं दोगे। इसको ऐसे पढ़ना है, समझ आ गई ना? शैल नॉट बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश मतलब क्या? एक्सेप्ट इन कैश मतलब कैश में दे सकते हो। अच्छा, कैश का मतलब ये नहीं कि कैश हाथ में दे रहे हो। कैश का मतलब क्या? बैंक भी हो सकता है। नीचे देखो बता रहा है, मैंने कहीं पढ़वाया भी था तुम्हारे को। ये देखो क्या कह रहा है, इफ डिविडेंड इज पेबल इन कैश इट मे बी पेड थ्रू चेक, इट मे बी पेड थ्रू वारंट और इन थ्रू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड वही जो तुम्हारे अकाउंट ट्रांसफर आता है, जो अकाउंट के अंदर पैसा आता है। अच्छा, ये वारंट क्या है तुम्हारे को याद होगा? मैंने बताया था ये अरेस्ट वारंट है या डिविडेंड वारंट है? डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट क्या होता है? एक कागज होता है, उसके ऊपर ना आपका नाम नहीं डला होता। अच्छा, आपके ऊपर क्या? उसके ऊपर आपका नाम नहीं डला होता। उसमें एक ऐसा होता है कि वो हम बोलते हैं, अगर आपने कभी सुना, एक शब्द सुना हो, बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर का मतलब क्या था? जिसको मिल गया उसका, इसे हम बोलते हैं वारंट। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं और ये लिखा होता है कि कल को आप इसको कभी भी क्या कर लो, अपने पास रखो, कल को कभी भी इसके बेस पे क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो इतने अमाउंट का डिविडेंड। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को अभी पैसा नहीं चाहिए, मैं 2 साल बाद लूंगा, तो अभी वो क्या ले लें? वारंट ले ले, बाद में 2 साल के बाद उसे क्या करा ले? कैश करा ले। लेकिन तुम्हें लगता है वो पागल बनती है? पैसा तो उतना मिलेगा। और तुम्हें आज 1 लाख का डिविडेंड मिलना था, तुम्हें 1 लाख का वारंट बन गया, तो तुम्हारे को 2 साल बाद भी 1 ही लाख मिलेगा। अगर वही 1 लाख तुम पहले ले लेते, क्या उसका इंटरेस्ट नहीं खाते? तो ये सोचने वाली चीज है। और नीचे यही कह रहे कि डिविडेंड नहीं दिया टाइम पे तो पेनल्टी लगेगी, वो छोड़ दो, गोली मारो। नीचे आओ जी, अब आता है अनपेड डिविडेंड। अब इसको यहां से पढ़ना, सेक्शन 124। सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 स्टेटेड व्हेन अ डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम विद इन 30 days। यहीं रुक जाओ। इसका मतलब क्या कि इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसके 30 दिन में पे होना चाहिए। अच्छा, 30 दिन भी कहां से ले रहे हैं? डिक्लेयर होने से। अच्छा, वो 5 दिन भी कहां से ले रहे थे? डिक्लेयर होने से। तो मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि डिक्लेयर होने के 5 दिन में कंपनी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाएगी और डिक्लेयर होने के 30 दिन में कंपनी शेयर होल्डर के पास भिजवाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 5 है, फिर बाद में क्या है 25 की, पहले 5 दिन में सेपरेट रखवाएगी और अगले 25 दिन में शेयर होल्डर को क्या करवाएगी? डिस्पैच करवाएगी। अगर वो कह रहा है कि कंपनी उस 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं देती है, तो उसके विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days, मतलब 30 के बाद वाले 7 दिन में वो सारा का सारा पैसा कहां डाल दिया जाएगा? एक सेपरेट अकाउंट खुलवाया जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वहां पे सारा पैसा डलवा दिया। ये तुम्हारे को बात पता ही है। अच्छा, इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम टेबल बनाए, इसको यूं बना देता हूं,
ये हो गए आपके 5 डेज, ये हो गए आपके 25 डेज, और फिर यहां से आपके क्या हो गए 7 डेज। तो टोटल, तो इस 5 दिन में कंपनी क्या करेगी, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाएगी। अगले 25 दिन में क्या करेगी, डिस्पैच करेगी। और ये टोटल पीरियड कितना है 30 दिन। और अगर इस 30 दिन के अंदर अगर कंपनी आपके अकाउंट में नहीं डाल पाती किसी रीजन की वजह से, तो उसके बाद वाले 7 दिन में वो क्या होगा, 30 के बाद टोटल कितने होगा 37 हो गए, सेपरेट बैंक अकाउंट में रखवाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वो पैसा वहां डलवा दिया जाएगा। अच्छा, वो दो बातें हो रही हैं, अनपेड या अनक्लेम। या तो कंपनी ने पे नहीं करा पहले 30 दिन के अंदर, या आप ही ने क्लेम नहीं करा, आप ही लेने नहीं गए। अच्छा, वैसे तुम्हारे को प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं, ये सब चीज ना बकवास लगेंगी तुम्हारे को सुन के। रियल लाइफ के अंदर आज के दिन में जब आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो ना, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो किसी भी बैंक के पास, मतलब किसी भी डिपॉजिटरी के पास, तो आप ज्यादातर तो लोग, मेरे को जहां तक मेरे को पता है, मेरी नजरों में ज्यादातर लोग जीरोधा यूज करते हैं आजकल। जीरोधा, जैसे मैंने तो दोनों खुलवा रखा है, जीरोधा पे भी खुलवा रखा है, पेटीएम मनी पे भी खुलवा रखा है ना। पेटीएम मनी, मेरे को पेटीएम मनी अच्छा लगता है, पेटीएम मनी थोड़ा सा मेरे को ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है, हालांकि लोगों को जीरोधा यूजर फ्रेंडली लगता है, मेरे को पेटीएम मनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है। तो जब आप लोग डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं ना, सारी कंसेंट उसमें ना बड़े सारे आई एग्री वाली टर्म्स होती हैं, उसमें पहले से हम लोगों ने वो आज तक पढ़ी नहीं होती हैं, उसमें पहले से हमारे से सारी कंसेंट ले ली जाती है कि हम ऑटोमेटिक हर बार क्या कर देंगे, आपके अकाउंट में डिविडेंड क्लेम क्रेडिट कर देंगे आपसे बिना परमिशन लिए। उसमें एक पॉइंट होता है जो हम कभी भी पढ़ते नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये जो अनक्लेम वाला किस्सा है ना, ये होता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसके 30 दिन में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ ही जाएगा, आपका बैंक अकाउंट वहां पे अपडेट होता ही है। तो ये अब ये क्लेम वाला चक्कर खत्म। अच्छा, लेकिन ये कहां पे खत्म हुआ, लिस्टेड कंपनीज में। क्या जो छोटी लाला कंपनियां हैं, क्या वहां पे अब भी पेड और क्लेम वाला चक्कर रहता होगा, जाके मांगना पड़ता होगा? तो वहां के लिए अभी भी है, इसलिए ऑमिट नहीं हुए रूल, समझ आ गई ना, क्योंकि ये कंसेप्ट सब जगह नहीं है ना, सिंपल, इतना सिंपल। अच्छा, लाला कंपनी में हम तो लगाते नहीं, लेकिन क्या नॉर्मल बड़े सारे शेयर होल्डर होते होंगे 50-100। अच्छा, पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड लाला कंपनी है, वो अलग बात है कि बड़े लेवल पे काम करे, लेकिन है तो वो लाला कंपनी। अच्छा, पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर इतने सारे शेयर होल्डर हैं, मगर वहां तो ये सारा कंसेप्ट लगता होगा ना, कुछ लोग लेने नहीं जा पाते होंगे, क्लेम ही नहीं करते होंगे, तो वहां ये सारे रूल्स लगते हैं, समझ आती है बात। लेकिन बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज के अंदर सब सिस्टम ही नहीं है। आप क्लेम करने जाओगे, मांगने जाओगे, वो सीधा क्या आएगा, आपके डीमैट अकाउंट में 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपसे सारी कंसेंट पहले से उन्होंने ले रखी है। ठीक है, अब जरा पढ़ना। तो कह रहा अगर 30 दिन में नहीं आता तो उसके अगले 7 दिन में कहा जाएगा, आपके अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर वो चला जाएगा। अच्छा, क्या आप उसके बाद क्लेम भी कर सकते हो? कहता है डिटेल्स ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कह रहा है एक बार प्रोवाइड दैट द कंपनी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ मेकिंग एनी ट्रांसफर ऑफ अमाउंट अंडर सेक्शन 124(1). अच्छा, मैं कहता हूं, अच्छा 124(1) अभी ऊपर वाला था, 124(1) में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा कब ट्रांसफर करते हैं हम? 7 दिन में। 7 दिन कब से? 30 दिन के। कह रहा जब 7 दिन में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद वाले 90 दिन में क्या करना है, कंपनी को एक स्टेटमेंट बनानी है और अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी है IPF2 के अंदर। IPF2, ये IFF नहीं है, IPF मैंने ठीक करवाया होगा क्लास में भी। IPF की फुल फॉर्म है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये फॉर्म का नाम है। ये आपको फाइल नहीं करना है, ये एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में क्या करना है आपको, कंपनी क्या करेगी, यहां पे देखो लिखा है, कंपनी द अनपेड डिविडेंड अकाउंट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द नेम, देयर लास्ट नोन एड्रेस एंड द अनपेड डिविडेंड टू बी पेड टू द ईच पर्सन एंड प्लेस इट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी फंड इन ऑल्सो एनी अदर वेबसाइट अप्रूव्ड बाय CG। एनी अदर वेबसाइट MCA होती है, एनी अदर वेबसाइट क्या होती है, MCA। तो वो क्या कह रहा है, समझो, ऐसे समझो कि अगर कंपनी 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मतलब भिजवा देती है, लेकिन कुछ लोग रह गए उसके अंदर से, अनपेड या अनक्लेम रह गया, तो अगले 7 दिन में वो पैसा कहां जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। उसके बाद वाले 90 दिन के अंदर, तो मैं ऊपर यहां पे लिख लेना, 37 के बाद 90 हैं, देन इसके बाद क्या चलेंगे यहां से 90 डेज, इसके आगे हो गए और 90। ठीक है जी। इस 90 डेज में क्या होगा, एक स्टेटमेंट अपलोड होगी, कहां पे, एक तो अगर कंपनी की वेबसाइट है वहां पे, और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट बताएगी उस वेबसाइट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट कौन सी होती है, MCA होती है। क्या करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, क्या करेंगे स्टेटमेंट में, उन शेयर होल्डर की लिस्ट बनाएंगे जिन जिन लोगों का पैसा रह गया है लेना, और उनका नाम डाल के लिख देंगे भाई तुम्हारे लोगों का इतना इतना पैसा रह गया है, ये हमने लिस्ट बनाई है, आके लेना तो ले जाओ। बात समझ आती है। अच्छा, इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो सतर्क नहीं भी हैं उनको अपने बारे में जानकारी हो जाएगी कि अच्छा हमारे को इस कंपनी से पैसा लेना था। लेकिन ये भी ना फुद्दू वाली बातें हैं। जिस बंदे को ये नहीं यार डिविडेंड लेना है, उस कंपनी की वेबसाइट चेक करेगा, वो MCA की वेबसाइट चेक करेगा। तो ये दिखावा ही है। मेरे को कभी कभी लगता है लॉजिकली मेरे को चीजें बड़ी बेकार लगती हैं कि जिसको अगर पता है कि मैंने नहीं लेना, उसको अगर उसको इतना ही ध्यान हो तो कंपनी से वैसे ही बात कर लेता, और जिसको अगर ध्यान ही नहीं है तो वो कौन सा कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा और वो कौन सा MCA की वेबसाइट पे जाएगा, वो चेक ही नहीं करेगा कहीं पे भी जाके। नीचे देखना,
नीचे आते हैं तो आपको, मगर हमें तो पेपर के हिसाब से जो लिखना है वो डेज समझ आ रहे हैं ना सारे क्या होगा, IPF2 में अपलोड कर दिया जाएगा। अच्छा, नीचे आ रहा है ट्रांसफर टू IPF, ये चीज बड़े ध्यान सुनना। कह रहा है अगर कोई पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा रह गया कितने साल तक, 7 साल तक। अच्छा, आपने अनपेड में तो डाल दिया, अब वो अनपेड कितने साल तक पड़ा रह गया, 7 साल तक पड़ा रह गया। तो 7 साल के बाद वो सारा का सारा पैसा कहां चला जाएगा, एक MCA का बनाया हुआ फंड है जिसका नाम है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसके अंदर सारा का सारा पैसा चला जाएगा। अच्छा सुन लो बात ध्यान से, नाम से क्या, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अच्छा, 2 फंड है हमारे इंडिया में, अगर आपको पता है सिमिलर, एक है IPEF, एक है IEPF। ये जो IEPF है ये MCA का फंड है और जो IPF है सेबी का फंड है। उसकी फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। दोनों का पर्पस सेम ही है, दोनों का काम भी सेम ही है। यहां पे लिस्टेड कंपनियों का पैसा आता होगा क्योंकि वहां पे सेबी है, यहां पे अनलिस्टेड कंपनियों का पैसा आता होगा क्योंकि इनका रेगुलेटर कौन है, MCA। समझ आ गई बात, किसका पैसा कहां जाता है। तो अच्छा, पर्पस भी सेम है। अच्छा, तो टीवी में ऐड आती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ऐसे ही बोलता है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या जो आती है टीवी में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब आप जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो वो भी स्टॉक मार्केट की तरह रिस्की है। मार्केट में गो अपवर्ड्स, मार्केट में गो डाउनवर्ड्स, वो ऊपर नीचे हो सकती है, सोच समझ के पैसा लगाना। ये मत सोचना कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगेगा तो पैसा रिटर्न मिलेगी। अच्छा, ये आपको एजुकेट कर रहे हैं, टीवी में ऐड लाने का पैसा लगता है, वो पैसा कहां से निकला होगा, IPF से। समझ आ रही है बात। तो इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए बड़े बड़े कैंपेन लगाए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, वो सारे पैसे कहां से निकलते हैं, यहां से निकलते हैं। इवन और भी कई पैसे तुम लोगों ने IPF के यूजेस पढ़े थे, बहुत सारे यूजेस हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे सनकी से, पहले याद नहीं रहा, 7 साल 8 साल बाद होश आ रहा हो मेरे कंपनी में पैसा आना होता था, आया नहीं। क्या 7 साल के बाद वो अपना पैसा वापस मांग सकता है? यस, IPF से जाकर क्लेम कर सकता है। आप लोगों को बात याद होगी, मैंने बताया था इवन 7 साल के बाद भी क्लेम किया जा सकता है। कहां पे? IPF से। MCA के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, मेरे को मेरा पैसा IPF से वापस दो। उसके लिए IPF के फॉर्म जाते हैं, बड़ा प्रोसीजर है, आगे इसमें लिखा हुआ, लेकिन तुम्हारे कोर्स में फॉलो नहीं होता, तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, नॉलेज के लिए डाल रखा है मैंने बुक में कि अगर IPF से अपना पैसा वापस क्लेम करना हो तो कैसे करोगे, वो भी तरीका है। इसका तुम सोचो कि तुम्हारा पैसा कभी मर ही नहीं रहा। अच्छा, लेकिन फिर सब बच्चा बोलता है सर अगर बंदे का पैसा मर नहीं रहा, वो कभी भी क्लेम करने आ सकता है, तो फिर सरकार इस पैसे का यूज क्यों करे इधर उधर, पता चले बाद में शेयर होल्डर मांगने आ गया तो। कितना पैसा है, कितने लोग मांगने आते होंगे, जो लोग मर गए जिनको 7-8 साल तक याद नहीं आता, बहुत सारे लोगों को याद नहीं आता, सारी जिंदगी पड़ा ही रहता है पैसा। और बहुत सारे लोग खड़े ही जाते हैं और उनका आसपास कोई होता नहीं, अपने बच्चे को बता के नहीं गए कि मेरे को शेयर पड़े हैं। तो 7 साल के बाद क्या होगा, ना डिविडेंड मिलेगा ना कुछ होगा, वो पैसा कहां गया, सरकार के पास, उनकी पुष्टें भी लेने नहीं गई। अच्छा, कितने लोग तो ऐसे हैं मरने के बाद अपनी पुष्टों को बता के नहीं जाते हमारे पे इतनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, कुछ बड़े बड़े लोग होते भी हैं, बता जाते हैं हमारे मरने से पहले, देख भाई मेरे पास इतने इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ संभली हुई है, ले लियो, है ना। कोई अच्छा बच्चा बेचारा सारा दिन छोले कुलचे खा रहा था, बाद में पता लगा उसके बाप का करोड़ रुपए का एम्पायर है, पिज्जा भी खा सकता था वो, है ना। तो हालात ऐसे हैं, क्या करे वो बेचारे को, उस टाइम पता नहीं थी बात। तो ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, वीडियो चल रही है फिर भी बता देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी फैमिली में नाम नहीं लूंगा ना उसका, कहते चले कोई वीडियो देख ले मेरी वो। अच्छा, मेरी फैमिली में एक बंदा है, अराउंड 70 के आसपास एज हो गई है उनकी, करोड़ों रुपए का एम्पायर है। आज तक वो कभी जिंदगी में मेट्रो में भी नहीं चढ़े। वो कहते हैं कि अगर बहुत रेयर केस होता है मेट्रो में जाए, कैब तो बहुत दूर की बात है, समझ लो। वो सीनियर सिटीजन को एक कार्ड बना हुआ है उनका, बस में ही ट्रैवलिंग करते हैं वो, क्योंकि उनको फ्री मिलती है वो। अगर उनको दिल्ली में कहीं भी घूमना है ना तो बस में ट्रैवलिंग करेंगे, वो पैसा नहीं खर्चते अपने ऊपर भी। और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, फतेहनगर रहते हैं, तिलक नगर के उधर है। क्या फायदा, अब तो सोच 70 साल की उम्र होली तुम्हारी और 10-15 साल में खड़क जाओगे। एक नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं, अरे यार एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, समझो। सारा पैसे की मौज कौन लेगा, बच्चे। मतलब उस पैसे का क्या फायदा जो तुमने खुद अपने लिए भी नहीं जिया, है ना। और ये बात हमने कई बार समझाई उनको, ऐसा नहीं कि मैंने समझाई नहीं, मेरे घर में कई बार आते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि आप इसको यूज करना शुरू करो, तो वो ना अपने घर में क्लेश हो जाता है। फिर मेरी मम्मी को बोल देते हैं कि आजकल तो छोटे छोटे जवाक मैंने समझा रहे हैं, मतलब बेइज्जती हमारी हो रही थी कि छोटे बच्चे समझा रहे हैं उनको। मतलब मैं तो उनके भले की बात कर रहा हूँ, या मेरा एक मानना है। देखो अभी मैं तुमसे सुबह बात करता, बच्चे आए हुए थे ना, अभी मैं प्रॉपर्टियां बना रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि और 2-3 साल में मैं एक लग्जरी कार निकलवाऊंगा, मर्सिडीज वगैरह लूंगा। मेरा एक मानना है कि मैं इस साल ही वैसे फॉर्च्यूनर निकलवाने वाला था, लेकिन मैंने लास्ट ईयर नेक्सॉन ले ली और मैंने घर वालों को छोटी सी कार गिफ्ट कर दी, अब एक बड़ी एक और लेनी थी। मेरा एक मानना है कि जो
आपको ये लग्जरी चलाने का मजा, या आप जो पैसा कमा रहे हो, जो 30-35 साल की उम्र में आएगा ना, 50-60 साल की उम्र में नहीं आएगा। हर चीज की ना एक उम्र होती है। तो मेरा एक मानना है, मैं तो इस चीज को पूरा एंजॉय कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर भी पूरा लगा रहा हूं, मैं घर वालों भी पूरा लगा रहा हूं, मैं पूरा तसल्ली से कर रहा हूं कि भाई कल को मेरे को ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने जो पैसा कमाया उसको उस टाइम पे यूज नहीं करा। क्या पता कब तक की लिखी है, किसकी लिखी है ना। कितने लोग तो आजकल तो साले जवानी में खड़क जाते हैं, बचाओ। वो अभी तो वो बेचारी, वो शहनाज गिल का वो बॉयफ्रेंड था, क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ, वो बेचारा 40-42 साल की उम्र में चला गया। अभी पीछे एक और भी कोई चला गया था, यंग सा लड़का सुशांत को, तो चलो वो तो केस ही लगा, वो तो कुछ, वो तो उसकी वो रिया चक्रवर्ती, उस पर डाउट ही है मेरे को, है ना। सिद्धू मूसेवाले को देख, मतलब ये तो अलग केस हो गया ना यार, ये तो मतलब कुदरत की वजह से नहीं गए, ये तो मर्डर वर्डर, ये तो अलग चीज हो गई। चलो चलो, अच्छा सिद्धू तो अपनी लाइफ को एंजॉय करता था भाई, उसको तो तुम छोड़ दो, वो तो क्या जी रहा था, वो तो लगी जी रहा था, उसको तो नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता। और जो उसका रुतबा था वो तो चलो छोड़ो। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि अगर आप इतना पैसा तुम्हारा करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, तुम आज भी, मैं तुम्हें बता दूं, तुम हंसोगे, मैं बुलेट से आ रहा था पटेल नगर से, ये बात रहा हूँ तुम्हारा 3 साल पहले की, मेरी क्लास होती थी जोरी गार्डन में, और मैं वहां से निकलता हुआ पटेल नगर, मेरा पब्लिकेशन हाउस है, मुझसे मिलने गया। आज 2019 क्या बता रहा हूँ, आर के आश्रम मार्ग, सॉरी झंडे वाला पे वो जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, उसके उधर एक कोने सामने की तरफ एक सरदार जी खड़े हुए थे। मैंने कहा बंदा तो मेरे खानदान का ही लग रहा है, देख के ऐसा दूर दूर से लगा। मैंने कहा यहाँ क्यों खड़े हैं, मैंने कहा ये तो वही हैं जिनकी भी बात कर रहा हूँ, है ना। मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो, कह रहे यार मैं बंगला साहब जाने से बस का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा यार फतेह नगर से बस चेंज करके कहाँ तक आए, यहाँ तक, फिर बस वाले ने, उनकी बस खराब हो गई जो भी हो यहाँ से, फिर यहाँ से बस पकड़ के कहाँ जाएंगे, बंगला साहब, फिर वहां से आते फिर बसें पकड़ के धक्के खाते हुए हम शाम को जाएंगे घर। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए का एम्पायर है, तुम कैब कर सकते हो, तुम अपनी गाड़ी से आ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल फ्री वाली बस यूज करनी है। अच्छा, और कहते मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं होता, कह रहे मैं तो रिटायर्ड हाँ, मेरा क्या टाइम वेस्ट होना है, सारा दिन मैं वेला ही हाँ, कर बह के भी करना है ना। तो मतलब ऐसे लोग हैं। तो मेरे को ना इससे रियलाइज होता है कि यार इतना पैसा क्या करा तुम लोगों ने, बर्बाद कर दिया ना। और उनका अच्छा गुण तो ऊपर से ही आते हैं, उनका लड़का भी वैसे ही असर है, मेरे को लग रहा है ये भी अपना आगे वाले के लिए छोड़ के जाएगा, हालात उसके भी वैसे ही हैं। मैं तुम्हें एक बार की बात बताता हूँ, हमारा कजन ही है, मेरे से 4-5 साल बड़ा होगा, 5 साल बड़ा होगा, उसका खुद भी वो MBA की हुई है उसने, उसका खुद का पैकेज भी मेरे को लगता है कम से कम 15-18 लाख रुपए साल का होगा। हम लोग ना करोल बाग किसी रेस्टोरेंट में चले गए, मैं तुम्हारे को बात बता रहा हूँ 2017-18 की, 17 की मैं नया CS बना ही होऊंगा। किसी रेस्टोरेंट में चले गए हम करोल बाग, तो खाना खाने चले गए। अब हमारा बड़ा भाई है, कजन भाई है, तो तुमने देखा होगा जनरली मेरे क्या किसी भी घर में जनरली बड़ा खर्चा करता है, यही ऐसा ही होता है ना। हम 3 कजन थे, छोटे और वो बड़ा। 3 जो कजन है वो बाकी हम सेम एज के हैं, मतलब मेरे से 1-1 साल कोई बराबर है, कोई 1 साल छोटा है, ऐसे सेम एज के हैं, बस वही हमसे 5 साल बड़ा है। और वो एक लौता ही था जो हमारे खानदान में अर्निंग था, हमारे कजन के अंदर सब में, बाकी हम तीनों तो छोटे ही हैं, कमाते ही नहीं थे, हम तो पढ़ रहे थे। उस टाइम मैं 2017 में CS बन गया था या पता नहीं बनने वाला था, 1 आध महीने बाद रिजल्ट आना था। हम जब गए ना तो वहां पे हमने खाना खा लिया, तो हमारी शक्ल देख रहा, कह रहा बैठे क्यों, पैसे निकालो। कौन कह रहा हो, वो कह रहा हमारे को, कह रहा बैठे क्यों सारे, शक्ल के देख रहे हो मेरी, पैसे निकालो। फिर हम सब 800-1000 रुपए का जो भी बिल बना होगा 250-250 रुपए डाल रहे हैं कंट्रीब्यूशन, वो भी ऐसे केस में। और यकीन मानो, मैं तुम्हें यकीन मानना, अभी पिछले लास्ट वीक की बात होगी, कुछ हमारे टीचर्स की मीटिंग हुई थी, हमारी टीम के टीचर्स की, और मेरी टीम के टीचर में सबसे छोटा टीचर मैं ही हूं, उम्र में, रुतबे में नहीं, उम्र में। हमारा बिल बना, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे और आई थिंक 4 बंदों का बिल बना 6200 रुपए का खाने का, दिन में हमने खाया। यकीन मानो मैंने किसी एक टीचर की तरफ भी, वो सब अपनी जेब से पैसे निकाल रहे थे, मैंने कहा कोई पैसे नहीं निकालेगा, मैंने बुलाया ना मीटिंग के लिए, मेरी टीम में हो ना, मैं दूंगा पैसे। मैंने 6200 रुपए हाथों हाथ रखे थे। मेरे को रियलाइज होता है जब मैं बाहर वालों पे खर्च सकता हूं, वो तो मेरे घर के थे, है ना। तो और सबसे बड़ी सोचने वाली चीज ये है कि वो तुम्हारे सगी रिश्तेदारी में है, उसमें नाम ही नहीं ले पा रहा, रिश्तेदारी बदनाम नहीं कर रहा मैं अपनी यहाँ पे। तो अल्टीमेटली मेरे को अल्टीमेटली लगता है कि आप इतना पैसा भी ना किसी काम का नहीं होता। अगर तुम अपने लिए भी नहीं जी पा रहे उस पैसे को, तो खुल के जियो, जितना है उसको अच्छे से एंजॉय करो। मेरे को आज भी याद है कि मेरे फादर एक चीज कहते थे, हमारे पास जब फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा बहुत स्ट्रांग भी नहीं था ना,
और मान लो कि हमने पापा को बोल दिया कि पापा ये खाना है वो आना, तो वो आएगा, वो कैसे भी आएगा वो आएगा। जैसे ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं चलो, और घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं भी थी, लेकिन स्टिल पड़े होते थे वो घर पे। और अब तो खैर फर्क ही नहीं पड़ता हमारे को इन चीज़ों के लिए, लेकिन उस टाइम तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती थी छोटे छोटे हालात में। तो मेरे को लगता है कि जब आपकी फैमिली कंडीशन जब बहुत ज़्यादा स्टेबल है और आपको लगता है कि आपका सब कुछ है, तो आप इसको एंजॉय क्यों नहीं कर रहे। और अभी मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई, 1 हफ्ते तक तो ऐसे ही खांसते रहे। मैंने डॉक्टर ने भी खा लो, कह रहा एक ना 1 आध हफ्ते और टेस्ट करके दे हो जाएगी तबीयत ठीक है, नहीं तो उसके बाद चले जाऊंगा डॉक्टर को। पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। आओ चलो आओ। तो मैं देखता हूँ कभी कभी तो कुछ ना जान के, अच्छा तो 7 साल तक पैसा कहाँ जाएगा आईपीएफ में। अच्छा साथ में, अच्छा एक बात तो 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा रहा। अच्छा बैंक के पास पड़ा पैसा, आपको पता है बैंक में जब आप पैसा रखवाते तो क्या मिलता है उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट भी जो जुड़ता रहेगा उसके अंदर वो सारा पैसा भी उसके अंदर ही पड़ा रहेगा। और आफ्टर 7 ईयर्स, अच्छा पहले 7 साल तक तो आईपीएफ में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पड़ा, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है आईपीएफ में, तो वो पैसा खाली नॉर्मल पैसा नहीं जाएगा, अलॉन्ग विद क्या जाएगा इंटरेस्ट, सारा कहाँ जाएगा आईपीएफ के अंदर जाएगा। और खाली पैसा नहीं जाएगा, उनके जो शेयर्स थे वो सब भी एक सेपरेट डीमैट अकाउंट खुलेगा वहां पे जाएंगे। अच्छा वो सेपरेट डीमैट अकाउंट किसका होगा, सरकार का, उनके पास शेयर भी क्या हो जाएंगे उस कंपनी के क्रेडिट। तो खाली पैसा नहीं जाएगा, पैसा भी जाएगा और शेयर्स भी जाएंगे हाथ से। हाँ अनक्लेम मतलब तू मांगने नहीं गई, अनपेड मतलब कंपनी, मान ले एग्जांपल लेके बात करते, तू मांगने गई, कंपनी पैसा डालने लगी थी, कंपनी पेमेंट डालने लगी, तेरे बैंक में किसी रीजन से एरर आ रहा था, उसके बाद तूने पैसा मांगा नहीं, कंपनी डाल रही थी वहां पे डला नहीं, वहां से एरर रह गया। इसका मतलब तूने पहले क्लेम कर लिया था लेकिन कंपनी की तरफ से डला नहीं, बाद में तू भी भूल गई, वो हमेशा पड़ा का पड़ा रह गया, वो क्या कहलाएगा अनपेड कहलाएगा, कि वो वहां पे पड़ा रह गया लेकिन तूने पहले क्या करा था क्लेम करा था। तो वो खाली अनपेड अनक्लेम नहीं है। लेकिन अगर अनक्लेम ही है ओनली, मैंने नहीं क्लेम करा, तो वो अनक्लेम भी और अनपेड भी, जब मैंने क्लेम ही नहीं करा तो पे भी नहीं हुआ। ये खत्म होने के बाद ये तो पेनल्टी है नीचे। अब आईपीएफ के यूजेस है तुम खुद पढ़ लेना बस, और तो कुछ नहीं, 126-27 पेनल्टी है, खत्म। ठीक है जी, इस चैप्टर को खत्म कर दिया हम लोगों ने। मेन तो कुछ नहीं था इसके अंदर, वही मेन सारे प्रोविजंस थे